Hello everyone, welcome to all of you on an academy. So today we are going to discuss about the complete ancient history. But before starting the session मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं जो आपके बेनिफिट के लिए है. चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग अपने पॉइंट्स को. सबसे पहले आप सभी को मालूम है कि बहुत कम दिन बचे हमें प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए, तो ये बहुत हेल्पफुल टॉपिक रहेगा आपके लिए, आपके प्रीलिम्स के अप्रोच के लिए और खासकर मेंस में भी आंसर राइटिंग के लिए. आज का जो मैं सेशन लेने वाला हूँ आप बहुत ध्यान से सुनेंगे. इस सेशन में, आज के सेशन में टुडे, गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज के सेशन में मैं आपको बता दूं कि मेरा जो सोर्स है वो आर एस शर्मा की एनसीईआरटी है. ठीक है, जो कहने का मतलब क्या है कि एंसेंट का अगर आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है एंसेंट हिस्ट्री, तो आर एस शर्मा से बेटर ऑप्शन आपके पास में सोर्स कोई हो ही नहीं सकता. तो एक तो आर एस शर्मा की एनसीईआरटी का सोर्स मैं लेके चलूंगा. पहले मैं आपको बता दूं, जिनके पास होगा वो मेरे लेक्चर के बाद में आर एस शर्मा की एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे. सेकेंड, आज के लेक्चर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है. पहला पार्ट आज हम लोग कंप्लीट करेंगे. ये पार्ट स्टार्ट होगा हमारा हड़प्पा से और कंप्लीट होगा राइज ऑफ मगध से. देन सेकेंड पार्ट हम कल करेंगे और कल के पार्ट में हम लोग मौर्य से स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसको पूरा फिनिश करेंगे हर्षवर्धन तक. ठीक है, उसके बाद फिर एक पार्ट में साउथ इंडिया पूरा कंप्लीट होगा. एक्चुअल में इसका पार्ट में डिवाइड करने का रीजन क्या है, क्योंकि लास्ट में आपने देखा होगा कि जो मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट एक मैराथन सेशन था उसमें लास्ट में टाइम बहुत कम मिला था और उस टाइम में बहुत सारी चीज़ें छूट गई थी. लेकिन उसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ जो मैं आप सभी को अवेलेबल कराऊंगा. यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जुड़े रहिए मेरे साथ, मजा आने वाला है, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा. कैसे हिस्ट्री को साइंटिफिक वे में प्रिपेयर कर सकते हैं बिना बोर, भाई आप बोर हो ही ना पूरे सेशन में, वो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा ऐसा. ठीक है, चलिए सबसे पहले बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं 24 से. तो आप में से जिन लोगों को बैचेस ज्वाइन करना होगा, यहाँ पे आप देखेंगे पूरी डिटेल दी हुई है. सारी डिटेल देख के उसके बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. सेकेंड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी का तो आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन फॉर द बिगिनर, और अगर आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आप एक साल का लेना चाहते हैं 12 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है. इसके लिए आप दीपक 1 कोड यूज कर सकते हो जिससे आपकी फीस में डिस्काउंट हो जाएगा. जैसे अभी देखते हैं 24 मंथ की फीस जो आपकी है वो 64,000 है, लेकिन अगर आप दीपक 1 कोड यूज करते हो तो योर फीस विल बी 57,600. गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट वन, अगर आपको पर्सनल कोच चाहिए, डेली मेंस आंसर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस चाहिए, स्टडी प्लानर चाहिए और पर्सनलाइज फीडबैक चाहिए, तो यू हैव टू गो थ्रू द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. आइकॉनिक में आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी जो कि प्लस में नहीं हैं. क्लियर है? ये सभी चीज़ें किस में हैं? आइकॉनिक में. आइकॉनिक 12 मंथ का भी है, 24 मंथ का भी है. 12 मंथ की फीस जैसा कि आपको दिख रहा है 64,000 है, बट व्हेन यू यूज माई कोड दीपक 1 योर फीस विल बी 57,600. ठीक है, एंड 24 मंथ 99,000. If you use my code Deepak1 then your fees will be 89,100. क्लियर है? चलिए, वन मोर थिंग, डेली अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे 7:30 पे 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के प्रिपेयर कराए जाते हैं, जिसमें आपको टेस्ट एनालिसिस मिलेगा. ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव वाइज आप करंट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हो. सो गाइज, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक. ठीक है, एंसेंट हिस्ट्री. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एंसेंट हिस्ट्री, फर्स्ट आई एम गोइंग टू आस्क समथिंग कि आप लोगों में से कितने लोगों को, बहुत ध्यान से बताएंगे मुझे, ठीक है, बहुत ध्यान से समझ के बताएंगे कि आर एस शर्मा, आप लोगों में से जितने लोग अभी हैं क्लास में, आर एस शर्मा कितने लोगों ने पढ़ रखी है? बताइए, आर एस शर्मा कितने लोगों ने कंप्लीट कर रखी है? बताएंगे मुझे. नहीं पढ़ रखी है? देखो बेटा, सबसे पहले हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. प्री हिस्टोरिक, देन सेकेंड वन है हमारे सामने प्रोटो हिस्टोरिक. ठीक है, और थर्ड वन हमारे सामने है हिस्टोरिक. कोई दिक्कत नहीं है, पहले मैं ये कंप्लीट करा दूं. आर एस शर्मा की एनसीईआरटी मैंने पोस्ट कर रखा है टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा. ठीक है, यस, वहाँ पे आप कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, ओके
ओके, नो इशू। गुड मॉर्निंग जैना, गुड मॉर्निंग आदर्श। ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं कंप्लीट कर दूंगा, मैं आर.एस. शर्मा पूरी कंप्लीट करा दूंगा और बहुत अच्छे से। देखो, हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, हिस्टोरिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री हिस्टोरिक? जब हम हिस्ट्री को जानने के लिए टोटली डिपेंड होते हैं आर्कियोलॉजी पे, ठीक है, टोटली डिपेंड होते हैं रिमेन्स पे, तो उसे हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक। कहने का मतलब कोई भी रिटन एविडेंस फाउंड नहीं हुआ है, हमने स्टोन्स को देखकर, हमने आर्कियोलॉजी में जो चीजें मिली हुई हैं, एक्सकेवेशन में जो चीजें मिली हुई हैं, उनमें हमने हिस्ट्री को डिसाइड किया है। तो दिस इज कॉल्ड द प्री हिस्टोरिक पीरियड, मतलब नो रिटन एविडेंस फाउंड। ठीक है, सेकेंड हो जाता है आपका प्रोटो हिस्टोरिक। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक अभी मैं स्टार्ट ही कर रहा हूं ना, ये पूरा टॉपिक ही स्टार्ट कर रहा हूं, ये मैं आज आर.एस. शर्मा ही करवा रहा हूं अर्पिता। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक क्लियर है। तो प्रोटो हिस्टोरिक में रिटन एविडेंस तो फाउंड है बेटा, रिटन एविडेंस तो आपको मिलेगा, बट मोस्ट वन प्रॉब्लम इज दैट कि आप अभी तक उसको डेसिफर्ड मतलब पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आईवीसी रिलेटेड टू प्रोटो हिस्टोरिक एंड स्टोन एज रिलेटेड टू प्री हिस्टोरिक, बट जैसे हमारे यहाँ पे लिटरेरी सोर्स अवेलेबल हो जाएंगे, कहने का मतलब लिटरेचर अवेलेबल हो जाएंगे लाइक वेदा, तो यहां से वैदिक एज से हमारा स्टार्ट हो जाएगा हिस्टोरिक सेशन। क्लियर है? तो वैदिक एज से हिस्टोरिक सेशन स्टार्ट हो जाएगा। आज के सेशन में 2-3-4 घंटे में हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक का इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हिस्टोरिक का वैदिक सिविलाइजेशन, ये दोनों कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? ये दोनों आज हम लोगों को कंप्लीट करना है एनी हाउ, और बहुत अच्छे से। तो चलिए थोड़ा एक और चीज मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग, आपने अगर नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, सेम टाइम नहीं, कल 11 बजे रहेगा, मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता दूं। देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना। हिस्ट्री स्टार्ट फ्रॉम द हिस्टोरिकल पीरियड स्टार्ट फ्रॉम द वैदिक एज। यहां से हिस्टोरिकल पीरियड स्टार्ट होता है। ठीक है, यहां से चीजें डेवलप होती हैं। ये आर.एस. शर्मा की बुक में आपको फ्रंट पेज ऐसे ही मिलेगा आपको। मैं उसी फ्रंट पेज को आपको समझाना चाह रहा हूं कि आर.एस. शर्मा ने कितने अच्छे से चीजों को हमको दिया है, लेकिन हमने उसको खुद अडॉप्ट किया ही नहीं। हम बस उनकी बुक को रट लेते हैं, लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करें तो हिस्ट्री हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आर.एस. शर्मा की फ्रंट पेज का इमेज है ये, जो मैं आपके सामने बना रहा हूं, एंड आई एम गोइंग टू डिक्टेट यू कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, जिससे आपका पूरा एक ओवरव्यू एंशिएंट का सेट हो जाएगा। यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, ठीक है, क्लियर है? हाँ, बिल्कुल स्टोरी की तरह पढ़ा दूंगा, बिल्कुल स्टोरी की तरह पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। तो यहां पे वैदिक एज है। वैदिक एज के बाद फिर आता है सेकेंड पॉइंट, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जिसे हम बोलते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, सेकेंड अर्बनाइजेशन हम बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड अर्बनाइजेशन के बाद में थर्ड वन हमारे पास में आता है मॉडर्न पीरियड। ठीक है, मॉडर्न पीरियड हमारे यहां पे आता है। मॉडर्न पीरियड के बाद फिर हमारे यहां पे आता है पोस्ट मॉडर्न। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बाद में फिर आता है गुप्ता पीरियड। ठीक है, गुप्ता पीरियड के बाद में फिर हमारे यहां पे आता है सेकंड वन पोस्ट गुप्ता हर्षवर्धन। ठीक है, पोस्ट गुप्ता हर्षवर्धन, और पोस्ट गुप्ताज के बाद में फिर हम साउथ कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद सीधे आ जाता है राजपूत। तो ये जो वैदिक एज से लेकर राजपूत तक की स्टोरी है ना, इसमें बहुत सारे डिफ्रेंसिएशन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सलाम वालेकुम शेख। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? तो अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस यू सी हियर फ्रॉम द वैदिक एज टू राजपूत एज। व्हाट वाज द डिफरेंस? व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वैदिक एज, देयर आर 2 वैदिक एज. The first one Rigvedic and the second one post Vedic. Why Rigvedic and post Vedic? Because 2 रीजंस है। पहला कि ऋग्वैदिक में केवल ऋग्वेद को कंपाइल किया गया था, और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद was compiled in later Vedic period. तो on this discrimination we divided Vedic age into 2 subparts. Second, a lot of changes have been seen in the society. Rigvedic societies differ from the post Vedic society. Getting the point? Rigvedic societies differ from the post Vedic society. क्लियर है? तो अब यहां से हम इस चीज को देखना शुरू करेंगे। क्लियर है? देखो यहां पे तो वैदिक एज में बोला जाता है जो पोस्ट वैदिक इरा है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। पोस्ट वैदिक इरा में कास्ट सिस्टम राइज कर जाता है। ठीक है, और वैदिक इरा में सब कुछ नेचुरल है, नॉर्मल है, बट पोस्ट वैदिक में कास्ट सिस्टम राइज कर जाता है। जैसे ही कास्ट सिस्टम राइज कर जाता है, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। जब सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है तो अ टाइम
came after some time, that time is called second urbanization. What was the second urbanization? The time of the Mahajanpadesh, the time of the rise of Buddha and Mahavira, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. अब सेकेंड आता है कि बुद्धिज्म जैनिज्म में आपने सुना होगा, आप यू माइट बी हर्ड अबाउट दैट, कि बुद्धिज्म जैनिज्म में कास्ट के खिलाफ में उन्होंने बात की, मूवमेंट चला, 63 रिलीजन्स आए, उसमें बुद्धिज्म जैनिज्म राइज कर गया. तो इसके पीछे सबसे बड़ी स्टोरी क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ी स्टोरी यह है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी डेवलप होने लगी. वैदिक इकोनॉमी, ऋग्वैदिक इकोनॉमी पास्चोरल इकोनॉमी, पोस्ट वैदिक इकोनॉमी एग्रीकल्चर इकोनॉमी. When pastoral economy performed in the society, the people related to nomadic peoples. Nomadic peoples मतलब the people migrated, ठीक है, from a place to place, ठीक है, a different time. सेकेंड, जब एग्रीकल्चर इकोनॉमी आ जाएगा तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी में पीपल को सेटल होना पड़ेगा. यस, और जब पीपल सेटल हो जाएगा एग्रीकल्चर इकोनॉमी में, तो व्हाट इज द मीनिंग? तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी में जब पीपल सेटल हो जाएगा तो एक इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगा, और जो ये इकोनॉमिक ग्रोथ लोगों को मिलेगा वहां से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी डेवलप होगी. यस, बट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पोस्ट वैदिक में नहीं आई थी, वहां पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था. बट टिल द सेकेंड अर्बनाइजेशन, फर्स्ट अर्बनाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सेकेंड अर्बनाइजेशन बुद्धिज्म जैनिज्म के टाइम पीरियड को कहते हैं. तो उस समय इकोनॉमी बहुत तेजी से डेवलप होगी, सोसाइटी में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, कैपिटलिस्ट क्लास डेवलप होगा. कैपिटलिस्ट क्लास मतलब वेस्ट से, जिसका अभी तक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वो वेस्ट से डेवलप होगा, और वो वेस्ट से फिर क्या करेगा? वो वेस्ट से बुद्धिज्म को जैनिज्म को सपोर्ट करेगा, केप्स बनाएंगे, हेल्प करेंगे, उनके मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे, बिकॉज बुद्धिज्म जैनिज्म वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वेस्टर्न शूद्र. क्लियर है? वर्क फॉर द, ठीक है, इट्स ओके, वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द शूद्र एंड वैश्य. गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा? कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में हमेशा कास्ट सिस्टम डाउनवर्ड चला जाता है. अब तुम अभी चले जाओ अंबानी के पास में, बोलो मैं पांडे हूं, मुझे नौकरी दो, तो अंबानी आपको पांडे पे नौकरी देगा? आप अपनी कास्ट बता के अंबानी से जॉब मांगोगे, कभी मिलेगा नहीं. बट अगर आप अपना टैलेंट बताओगे तो आपको जॉब मिलेगी. तो अर्बनाइजेशन में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डेवलप कर गई, और व्हेन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डेवलप इन द सोसाइटी, टैलेंट वाज द बेस ऑफ द इकोनॉमी. कास्ट सिस्टम दूर की बात हो जाएगी, टैलेंट को आगे बढ़ाया जाएगा. टैलेंट आगे बढ़ेगा. पोस्ट मॉडर्न पीरियड, मौर्य, शूद्र किंग बना, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य. A lot of people believe that कि चंद्रगुप्त मौर्य फ्रॉम द शूद्र फैमिली. तो शूद्र क्लास यहां पर किंग बन जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेकेंड अर्बनाइजेशन. अगर सेकेंड अर्बनाइजेशन नहीं आता, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं आती, तो यू कांट इमेजिन अ शूद्र बिकम अ किंग. गेटिंग द पॉइंट? यू कांट इमेजिन अ शूद्र बिकम अ किंग. बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ही एनालिटिकल पैटर्न में आपके दिमाग में चीजों को रख रहा हूं. जो आर.एस. शर्मा आपको समझाना चाहते हो आपने समझा ही नहीं. क्लियर है? सेकेंड, मॉडर्न पीरियड के बाद में फिर सेकेंड पीरियड आता है आपका पोस्ट मॉडर्न. व्हाट वाज द पोस्ट मॉडर्न पीरियड? इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अपने आप पीक पे आ जाएगी, फॉरेन का इन्वेजन होगा और पीक पे आ जाएगी. ठीक है, वहां पे देखेंगे आप डिफरेंट किंग्स एडॉप्टेड जैनिज्म, सम फॉलो बुद्धिज्म. ठीक है, और उसके बाद फिर यहां पे ब्राह्मणिज्म फिर से पुष्यमित्र शुंग लेकर आ जाएंगे. अब पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मणिज्म फिर ले आएंगे पोस्ट मॉडर्न से. तो बेटा फिर से ब्राह्मण सोसाइटी यहां पे डेवलप हो जाएगी, और व्हेन दिस ब्राह्मण सोसाइटी स्टार्टेड डेवलपिंग इन द सोसाइटी, ठीक है, यस यस यस, ठीक है, और शूद्रा को लेकर नहीं, कंट्रोवर्सी लेकर बहुत चीजें, मोरा फैमिली से बिलोंग करते थे, आपका जो जैन लिटरेचर बोलते हैं वो क्षत्रिय थे. अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज, बट द क्लियर कंट्रोवर्सी कि भाई आर.एस. शर्मा ने बोला नहीं, हाँ शूद्रा फैमिली से बिलोंग करते थे. ठीक है, क्योंकि मोर जो जनजाति थी, मोर जिससे नाम निकला है, वो शूद्र क्लैन से थे. तो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी इन द सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, यू कांट, ठीक है, it is for enough for prelims as well as mains. I am very sure about that कि after this session you can solve last 20 year prelims question as well as mains question. ठीक है, as well as mains question. क्लियर है? मैंने अभी मैराथन कंप्लीट किया मॉडर्न का, उसको भी आप देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा मेरा टीचिंग स्टाइल क्या है. क्लियर है? यस यस यस,
ठीक है, प्लीज स्टार्ट में। अभी मैं को पढ़ा लेने तो बेटा, ध्यान से। अभी मैं कमेंट पे ध्यान नहीं दूंगा, अभी मैं पूरा फोकस करके आपको पढ़ा दूं, आपके दिमाग में चीजों को ले आऊं, फिर मैं अभी ब्रेक में कमेंट देख लूंगा। ठीक है, तो यहां पे देखो ब्राह्मण्स, गेटिंग द पॉइंट। ब्राह्मण्स यहां पे पुष्यमित्र शुंग से ब्राह्मण राइज कर जाएगा, फिर ब्राह्मण डोमिनेट हो जाएगा कहां पे, गुप्ता पीरियड में। और जब गुप्ता पीरियड में ब्राह्मण डोमिनेट होगा, यहां पे फ्यूडलिज्म सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा फिर से। मतलब जो फ्यूडल इकोनॉमी यहां पे थी, फिर सेकेंड अर्बनाइजेशन में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इंडिया में आ गई थी, उसी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की जगह फिर से फ्यूडल इकोनॉमी आ जाएगी। फ्यूडल इकोनॉमी मतलब फ्यूडल लॉर्ड्स आ जाएंगे, जमींदार टाइप के लोग आ जाएंगे। फ्यूडल लॉर्ड्स मतलब लैंड लॉर्ड्स, ठीक है। सारे स्टेट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर स्टार्ट हो जाएगी। और व्हेन डिसेंट्रलाइजेशन पावर स्टार्टेड इन द इकोनॉमी, ठीक है, फ्यूडल लॉर्ड्स गेटिंग राइज, ब्राह्मण डोमिनेटिंग द सोसाइटी। और जैसे ब्राह्मण डोमिनेट करना शुरू करेंगे, पोस्ट गुप्ता में भी हम उसका राइज देखेंगे। और फिर सीधे राजपूत में राइज क्या देखेंगे, राजपूत में पर्दा सिस्टम। विमेंस की कंडीशन राजपूत टाइम में बहुत ज्यादा मतलब डिक्लाइन कर गई। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आफ्टर गुप्ता पीरियड ब्राह्मण्स हैविंग द डोमिनेंस इन द सोसाइटी, इवन टेंपल्स आल्सो स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग इन लार्ज नंबर फ्रॉम गुप्ता पीरियड। क्लियर है, फ्रॉम गुप्ता पीरियड टेंपल स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग इन लार्ज नंबर फ्रॉम गुप्ता पीरियड। गेटिंग द पॉइंट, ठीक है, इस बात को दिमाग में रख लेना है। तो दीज आर द स्टोरी दैट आर.एस. शर्मा वांटेड टू टेल यू कि भाई जब जब कैपिटलिस्टिक आया है तब तब कास्ट सिस्टम डिक्लाइन किया है, लेकिन जैसे ही फ्यूडलिज्म आता है कास्ट सिस्टम डेवलप हो जाता है। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना हुआ है, आपको ध्यान देना है। तो इफ द कैपिटलिस्ट व्हेन कैपिटलिज्म राइज इन द सोसाइटी, कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन सेकेंडरी, क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन स्टार्टेड, ठीक है, रिच पीपल, पुअर पीपल। बट व्हेन फ्यूडलिज्म राइज इन द सोसाइटी, the caste system again started, caste discrimination again started. Brahmins, Kshatriya having the dominance on the society, and Vaishya and Shudra exploited by these two caste. ठीक है, these two upper caste. Getting my point? तो ये तो आपका हिस्टोरिक का पूरा व्यू मैंने आपको समझा दिया कि कैसे कैसे चीजें स्टार्ट होगी, फिर कहां से ब्राह्मण राइज कर जाएगा, ठीक है। और यही गुप्ता का टाइम है जहां से आप देखोगे कि बुद्धिज्म डिक्लाइन कर जाता है। ये आपका मेजर प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो छोटी सी बात जो मैंने आपको समझा दी यहां पे। अब हम लोग चलते हैं डिस्कस करने किसके बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आवर फर्स्ट चैप्टर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। व्हाट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन? What first tell me what is the meaning of civilization? भाई आप लोग मुझे बताओगे, what is the meaning of civilization? Anyone here who can tell me what is the meaning of civilization? बताइए। There's two things, one culture, वन सिविलाइजेशन। कल्चर इनर सेटिस्फैक्शन, स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन, ठीक है, आपका माइंड, ठीक है, आपकी जो सोल है, जब आप उसको सेटिस्फाइड करते हो दैट इज कॉल्ड कल्चर, कल्चरल डेवलपमेंट। बट जब आप अपना आउटर सरफेस डेवलप करते हो दैट इज कॉल्ड सिविलाइजेशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिविलाइजेशन। यस यस मैनक, यू आर राइट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिविलाइजेशन। लाइक आप ब्रिज बनाओगे, आप बिल्डिंग बनाओगे, आप रहने के लिए अच्छा घर बनाओगे, दैट इज कॉल्ड सिविलाइजेशन। बट आप मेडिटेशन करोगे, आप म्यूजिक सुनोगे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कल्चर, ठीक है। आपका रहन सहन, खान पीन, ये आपके स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन को डेवलप करता है, ठीक है। तो याद रखेंगे दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले जो सिविलाइजेशन वर्ल्ड में डेवलप हुई वो मोस्टली 4 सिविलाइजेशन थी। पहली सिविलाइजेशन जो आपको दिख रही है यहाँ पे, मतलब चारों सिविलाइजेशन के नाम मैं बता दूं, वैसे सबसे पुरानी मानी जाती है मेसोपोटामिया। द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड मेसोपोटामिया, बट द ओल्डेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, याद रखेंगे।
ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया, ऑल्सो कॉल्ड सुमेरिया, ठीक है, सुमेरियन सिविलाइजेशन, ठीक है, इसको हम सुमेरियन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। एंड सेकेंड वन इंडस वैली सिविलाइजेशन, द ओल्डेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्लियर है? यस। व्हाट अबाउट द चाइना? ठीक है, तो समझो, मैं सबसे पहले बेसिक बता दूं। एक सिविलाइजेशन थी इजिप्ट सिविलाइजेशन ऑन द कोस्ट एरिया ऑफ द रिवर नाइल, ठीक है, रिवर नाइल के बैंक पे डेवलप हुई सिविलाइजेशन, कोस्टल एरिया पे डेवलप हुई सिविलाइजेशन इजिप्ट थी। सेकेंड, ऑन द बैंक ऑफ रिवर, या सॉरी, ऑन द बिटवीन टू रिवर्स टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, मेसोपोटामिया civilization started developing. The meaning of the Mesopotamia is the same as the meaning of Doab in your geography. Doab means the area between two rivers. ठीक है, ऐसे मेसोपोटामिया मीन्स द एरिया बिटवीन टू रिवर्स. विच रिवर्स? टिग्रिस, यूफ्रेट्स. और यहीं पे डेवलप हुआ क्या? मेसोपोटामिया. और मेसोपोटामिया का जो सदर्न पार्ट है उसे हम कहते हैं सुमेरिया. क्लियर है? यस यस यस, यू विल गेट. ठीक है, मेसोपोटामिया का जो सदर्न पार्ट है बेटा, दिस इज कॉल्ड सुमेरिया. उसे हम सुमेरिया कहते हैं. यू माइट बी हर्ड अबाउट दैट. उसे हम क्या कहते हैं? सुमेरियन. तो इसको याद रखेंगे. फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी पे, और चाइनीज सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ रिवर वांग हो वैली. गेटिंग द पॉइंट? वांग हो वैली. क्लियर है? चलो देखते हैं. द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगिंस, जो इंडिया की हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जिसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, और प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन भी कहते हैं. क्योंकि ये सिविलाइजेशन जब डेवलप हुई तब ब्रॉन्ज एज चल रहा था, ब्रॉन्ज का यूज चल रहा था सोसाइटी में. दैट्स वाई हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं. इसका बेसिक आपको एक एग्जांपल मिल जाएगा. इस कौन सी चीज इसको डिफाइन करती है? हाउ कैन बी से इंडस वैली सिविलाइजेशन एज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन? डांसिंग गर्ल. डांसिंग गर्ल का आपको एक स्कल्पचर दिखेगा. एक लड़की है जो डांस करके थक गई है, आराम कर रही है. उसका एक हाथ उसके कमर पर है, एक हाथ सीधे है, ठीक है, और उसके एक हाथ में उसने 27 करीब बैंगल्स पहन रखे हैं, और वो ब्रॉन्ज का बनाया गया है. उसे हम कहते हैं डांसिंग गर्ल. ठीक है, तो ब्रॉन्ज, डांसिंग गर्ल, ये ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन की बेटर एग्जांपल है. दैट्स व्हाई इंडस वैली सिविलाइजेशन आल्सो कॉल्ड ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन. व्हाई वी कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन एज अ हड़प्पा सिविलाइजेशन? 1853 रेलवे स्टार्टेड कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया. ठीक है, रेलवे इंडिया में स्टार्ट हुआ कंस्ट्रक्शन होना. जब रेलवे का कंस्ट्रक्शन इंडिया में स्टार्ट हुआ बेटा, तो फिर जब लाहौर साइड में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, पटरियां बिछाई जा रही थी, तो वहां पे एक्सकेवेशन में कुछ ईंटें मिली. तो उन ईंटों को जब देखा वहां के लोगों ने, तो उन्होंने पूछा कि ये ईंट भाई डिजाइन ईंट नीचे से क्यों निकल रही है? तो लोगों ने बताया यहाँ पास में तो आपको इसका पूरा नगर मिलेगा. तो लोगों ने वहां पे एक्सकेवेशन किया. उस एक्सकेवेशन में दयाराम साहनी ने स्टार्ट किया एक्सकेवेशन जॉन मार्शल के अंडर में, और 1923 में एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन, वर्ल्ड की फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन की फर्स्ट साइट हड़प्पा डिस्कवर हुई. दैट्स वाई हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा भी कहते हैं. ठीक है, दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन. क्लियर है? फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड हड़प्पा. दैट्स वाई वी कंसीडर इट हड़प्पन सिविलाइजेशन. Why we called proto-historic civilization? Because no written evidence found, but still not deciphered. You getting the point? Written evidence तो मिला है, लेकिन अभी तक उसको डेसिफर्ड नहीं किया गया है. अभी तक कोई भी उसको पढ़ नहीं पाया है. You getting the point? तो these are some points that making the difference in the civilization, और इसीलिए इनके अलग अलग नेम हैं. ब्रिटिश क्या कहते थे मालूम है? ब्रिटिश कहते थे वी आर वेरी सिविलाइज पीपल एंड इंडिया इज अ लैंड ऑफ बारबेरियंस एंड वी आर हेयर टू सिविलाइज देम. वो हमें जंगली कहते थे, अपने आप को सिविलाइज कहते थे, और बोलते थे इंडिया को सिविलाइजेशन सिखाने हम आए हैं. लेकिन जब एक्सकेवेशन हुआ 1923 में, दयाराम साहनी ने हड़प्पा निकाल दिया, और फिर 1924 में इंग्लैंड के एक मैगजीन में आया इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन, वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन. अंग्रेजों के पसीने छूट के बेटा
अंग्रेजों को लगा कि ये क्या हो गया, मतलब जिनको हम बारबेरियंस कह रहे थे वो हमसे भी पुराने, वर्ल्ड के सबसे पुराने इंडस वैली मतलब अर्बन सिविलाइज पीपल थे। तो हमारे एंसेस्टर्स वर्ल्ड के सबसे पुराने सिविलाइज पीपल थे। दीज आर द पॉइंट्स, ठीक है। इसीलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ओनली द पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री बट इट इज ऑल्सो द पॉइंट विच ग्लोरिफाइड इंडियन हिस्ट्री, जो आपको प्राउड फील कराएगा अपने ग्लोरिफिकेशन पास्ट पे। यू गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। देखेंगे यहां पे, यस पिक्टोग्राफी थी, बस्ट्रोफेडन रिटेन जो था, इट फ्लोरिश्ड अराउंड 250 BC इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया कंटेम्प्रेरी टू पाकिस्तान एंड वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। करीब 2500 के टाइम में जो कार्बन डेटिंग टेक्निक हमने निकाली है उस हिसाब से हमने बोला कि 2500 से ये एक्सपांड करना शुरू होती है, क्लियर है। और याद रखेंगे इजिप्टियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर के किनारे, जो मैंने आपको बताया, मेसोपोटामियन, सुमेरियन, टिग्रिस और यूफ्रेट्स के बीच में है। सुमेरियन क्यों बोला जाता है, क्योंकि मेसोपोटामिया का सदर्न पार्ट सुमेरिया कहलाता है। चाइनीज सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, बिकॉज इंडस रिवर के बैंक पे ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई है, ठीक है। उसके पास में और भी दूसरी रिवर्स है, दैट्स व्हाई सम टाइम वी कॉल्ड इट हग्गर घाघरा सिविलाइजेशन एंड सरस्वती कल्चर, ठीक है। देयर वाज अनदर रिवर सरस्वती, ठीक है, जो हग्गर घाघरा है, जो अभी अंडरग्राउंड चली गई है, इसलिए हम उसको वो भी बोलते हैं, ठीक है। यस शुभजीत, जिग जैक मेथड, गुड, ठीक है। यस आई विल यूज बेटा, एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है थोड़ी बाइलिंगुअल है, दैट्स वाई थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर मैं पूरा स्टार्ट कर दूंगा इंग्लिश में तो अभी मुझे लगता है सब गायब हो जाएंगे, 5 बचेंगे, ठीक है। बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट वन, इन 1920 आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडिया कैरिड आउट एक्सकेवेशन ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन व्हेन ruins ऑफ द 2 ओल्ड सिटीज मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा वर अनअर्थेड, ठीक है, जमीन से खोदकर निकाला गया इन 2 सिविलाइजेशन को। इन 1924 जॉन मार्शल, डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, announced the discovery of new civilization of Indus Valley in the world. And one more important, ठीक है, one more important thing was that, what is the meaning one more important thing, what was the, अगर आपसे कोई पूछे, if someone asked to you या एग्जामिनेशन में पूछे, who given the word Indus Valley civilization, then you have to tell the name of the person, John Marshall. जॉन मार्शल थे जिन्होंने सबसे पहले नाम दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। हड़प्पा हड़प्पा सब कहते हैं, लेकिन अगर कभी पूछ ले बाई चांस, करिए इंटरव्यू में पूछा भी गया है। मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है, ठीक है, हिस्ट्री का मेरा बैकग्राउंड रहा है। मैंने इतिहास को न केवल पढ़ा है बेटा, इसको जिया है। ये मेरे पढ़ाने से आपको समझ में आता होगा। तो इतिहास के समय को मैंने बहुत फील किया है, बहुत अच्छे से उस चीज को कंप्लीट किया है, वही मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। आज वैदिक में भी बहुत मजा आने वाला है, क्लियर है, याद रखेंगे। वैदिक एज में बहुत मजा आने वाला है। जैसे देखो, आपको वैदिक सोसाइटी रटने में प्रॉब्लम होती है ना, गारंटी कहता हूं आज के बाद रटोगे नहीं। अगर रटना पड़ गया तो फिर मेरा पढ़ाना गलत है, फिर टीचर गलत है, फिर अगली बार लेक्चर में मत आना, गारंटी कहता हूं, ठीक है। बहुत अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा। आप लोगों ने अगर मॉडर्न देखा होगा, जिन लोगों ने, तो उनको बेटर मालूम होगा कि क्या कैपेसिटी है पढ़ाने की। यस, जॉन कॉइन्ड द टर्म इंडस वैली, ठीक है। चलो देखो, अब हम देखते हैं ज्योग्राफिकल जो एक एक्सपांशन था आईबीसी का, वो क्या था। तो ज्योग्राफिकल एक्सपांशन में जो नॉर्थ है, ठीक है, ये नॉर्थ, एक सेकेंड मैं आपको यहां पे भी बता दूं ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाए। एक सेकेंड मुझे मैप बना लेने दीजिए। ये लीजिए, आपका मैप तैयार हो गया, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, ठीक है। अभी आपको ये प्रेजेंट इंडिया है, उस समय आपका ये पूरा जो रीजन था, ठीक है, ये पूरा रीजन, ये आपका इंडिया का रीजन था। अब मैं आपको यहीं से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे जम्मू कश्मीर में यहां पे मांडा है, ठीक है। तो नॉर्थ में मांडा ऐसे ले लो, और साउथ में आप चले जाओ दाइमाबाद तक, महाराष्ट्र के दाइमाबाद तक। तो नॉर्थ से साउथ में अगर आप महाराष्ट्र के दाइमाबाद आ जाओगे, इस रीजन पे, ये आपका दाइमाबाद है और ये आपका मांडा है।
मांडा ऑन द बैंक ऑफ द रिवर चेनाब, ये चेनाब नदी के किनारे है, ये पूछ लेता है, ठीक है। एंड इट इज ऑन द बैंक ऑफ प्रवरा रिवर, ये प्रवरा रिवर के बैंक पे है। गेटिंग द पॉइंट, क्लियर है? ओके, हियर इज द पॉइंट। सूतका गेंडोर, आपने नाम सुना होगा, सूतका गेंडोर से, और ये चला जाता है यूपी के मेरठ तक। तो यूपी में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर अभी मेरठ में है, ठीक है, मेरठ इन यूपी, क्लियर है। और यहां पे जो रिवर थी वो थी हिंडन, हिंडन रिवर। और यहां पे आप देखोगे ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे सूतका गेंडोर, सूतका गेंडोर, ये जो है ये दस्क रिवर के किनारे, दस्क, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट। तो ये पूरा आप देखोगे, अगर आप इन पॉइंट्स को मिला दोगे तो दीज आर द एक्सपांसन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेनली एक्सपांसन था, यहां पे दिया हुआ है, आप नोट्स में बाद में देख लेंगे। चेनाब रिवर, आलमगीरपुर इन द ईस्ट साइड, हिंडन रिवर, दायमाबाद इन द प्रवरा रिवर, और सूतका गेंडोर बलूचिस्तान जहां पे है, और दस्क रिवर, ठीक है। 1400 साइट्स मिली, 1400 साइट्स। इन 1400 में 900 साइट्स जो आपको मिली वो इंडिया में मिली हैं, ठीक है। और करीब 100 साइट्स जो 500 साइट्स जो है ये आपको पाकिस्तान में मिली है, ठीक है। 500 साइट्स आपको पाकिस्तान में मिली है, 900 इंडिया में मिली हुई है। अब अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे लार्जेस्ट साइट कहां पे है, तो आप अगर ऑप्शन में पाकिस्तान है तो आप बोल देंगे पाकिस्तान में है, और इंडिया की लार्जेस्ट साइट राखीगढ़ी है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो वाज द लार्जेस्ट साइट, दैट इज इन पाकिस्तान। बट अगर इंडिया की लार्जेस्ट साइट पूछे, इंडस वैली लार्जेस्ट साइट इन इंडिया, तो ध्यान दे लेना, इंडिया पढ़ लेना, यहां पे फंसा देगा यूपीएससी, यहां पे फंसा देगा आपको। अब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन लार्जेस्ट पूछा, आप हड़प्पा मोहनजोदड़ो क्लिक कर दोगे, नहीं, आपको क्लिक करना है किस पे, आपको टिक करना है राखीगढ़ी पे, जो 2013 में पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया कि ये इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी साइट है। गेटिंग द पॉइंट। अब देखेंगे यहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है बेटा वो 3 फेज में डेवलप होती है। पहला इसका स्टार्टिंग फेज है 3300 टू 2600, फिर आपका मेच्योर हड़प्पा है 26 टू 1900, और फिर आपका लेटर हड़प्पा है 1900 टू 1300। क्लियर है? दीज आर द डेट्स जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुई। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों मोस्ट अर्बन सिविलाइजेशन बोली जाती है। क्वेश्चन आ जाता है व्हाई इंडस वैली सिविलाइजेशन कॉल्ड मोस्ट अर्बन सिविलाइजेशन। या टाउन प्लानिंग का कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो इन पॉइंट से बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं टाउन प्लानिंग की खास बात क्या है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या कल्चर है, उसकी खास बात है टाउन प्लानिंग। और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो है, इन दोनों जगह पे एक सिटेडल देखा जाता था। सिटेडल मतलब फोर्ट, फोर्टिफिकेशन होता था, ऊंचाई पे बने होते थे कुछ घर, ठीक है, जो कि रूलिंग क्लास के लिए होते थे। और सिटेडल के नीचे भी कुछ लोग होते थे, ठीक है, लोअर टाउन में, और जहां पे ब्रिक के हाउसेज होते थे और इनका फोर्टिफिकेशन नहीं होता था, और ये कॉमन पीपल के लिए होते थे। इन शॉर्ट कहने का मतलब राखीगढ़ी हरियाणा में है। यस, ठीक है, यस यस यस। देखो तो आप देखेंगे हर एक सिटी के वेस्टर्न पार्ट में फोर्ट था और फिर ऐसे ये डाउनवर्ड एरिया था, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहां पे जिनका घर होता था ये रूलिंग क्लास मोस्टली बोला जाता है, रूलिंग क्लास। और जिनके घर यहां पे होते थे लोअर टाउन में, इन्हें कॉमन पीपल बोला जाता था। इस तरीके से टाउन 2 पार्ट में डिवाइड होते थे, एक आपका लोअर टाउन, एक आपका सिटेडल। सिटेडल वेस्टर्न साइड में होते थे और लोअर टाउन ईस्टर्न साइड में होते थे, और बीच में एक प्लेन एरिया होता था। बट आफ्टर सम टाइम पीपल माइग्रेट, ठीक है, पीपल माइग्रेटेड इन द मिडिल एरिया आल्सो, मिडिल प्लेन एरिया। जो सिटेडल और जो आपका कॉमन एरिया है, इनके बीच में जो जगह खाली रहती थी, लोग वहां भी बसने लगे, ठीक है। और धीरे धीरे सिविलाइजेशन में कई कई जगह पे आपको मतलब जो टाउन प्लानिंग है वो 3 पार्ट में दिखेगी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, समझिए। वैसे बेसिकली आपको हर जगह 2 ही दिखेगा, एक सिटेडल और दूसरा कॉमन पीपल के लिए लोअर टाउन। बट एक सिटी में आपको 3 पार्ट दिखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, मतलब सिटी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स।
मोस्ट ऑफ द सिटी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। उसके भी एग्जांपल्स मैं आगे आपको दे रहा हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यस, आगे मैं बताऊंगा क्या क्या सारी चीजें हैं, मुझे अभी बहुत अच्छे से कर लेने दीजिए। देखो यहां पे जो सिटी होते थे, ठीक है, जिनके हाउसेज होते थे, ये ग्रिड सिस्टम पे होते थे। ग्रिड सिस्टम मतलब चेस पैटर्न आपने देखा होगा, ठीक है, ऐसे चेस पैटर्न ये ग्रिड सिस्टम पे होते थे। और ग्रिड सिस्टम में बने होने के कारण मैं आपको बता दूं, ग्रिड सिस्टम में बने होने के कारण इनके जो रोड्स होते थे वो 90 डिग्री कट होते थे। तो रोड्स वर कट इनटू 90 डिग्री। और ग्रेनरीज यहां पे मिली हुई है, ग्रेनरीज मिली हुई है। ग्रेनरीज मतलब अनाज जो रखा जाता था, जमीन को ये खोद देते थे, डिग कर देते थे, और फिर उसके ऊपर ये क्या करते थे, होल रखते थे, पर इसमें अनाज को रखते थे जिससे खराब ना हो। तो ग्रेनरी मिली है क्योंकि उसमें एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा था हड़प्पन सिटीज में। और द यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स इन हड़प्पा सिटीज रिमार्केबल। और याद रखेंगे हड़प्पा में जो बर्न्ट ब्रिक का यूज हुआ ये बहुत रिमार्केबल है। नॉट ओनली द बर्न्ट ब्रिक बट ऑल्सो द ब्रिक यूज्ड बाय चारकोल। डू यू नो अबाउट द चारकोल? ये ब्रिक को चारकोल से बिल्कुल कवर कर देते थे और फिर उसका घर बनाते थे। ये उन जगहों पे होता था जहां पे फ्लड की सिचुएशन बार बार होती थी, जैसे आप देखेंगे मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो सिटी जो है उसको 7 टाइम्स बनाया गया है। मोहनजोदाड़ो सिटी को 7 बार वो शहर डूब गया और 7 बार उसको बनाया गया है। क्लियर है? याद रखेंगे 7 टाइम उसको मेंटेन किया गया है मोहनजोदाड़ो सिटी को। तो कई जगह पे ब्रिक्स मिले हुए, चारकोल का यूज किया हुआ। क्यों? क्योंकि वाटर प्रूफ होते थे कि अगर कभी पानी आ भी गया तो फिर आपके घर को नुकसान ना हो। आज हम जितने ज्यादा मतलब कॉन्शियस नहीं है, ठीक है, उतने ज्यादा तो वो थे। रोड के किनारे किनारे डस्टबिन पाए जाते थे, ठीक है, वेस्ट वाटर अलग से निकलता था। आपके बाथरूम से निकलते हुए वो एक ड्रेनेज के सिस्टम के तहत आपको पास के एग्रीकल्चर लैंड में चला जाता था, उससे इरिगेशन होता था। समझ रहे हैं आप? कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम होता था, कवर्ड होता था ड्रेनेज सिस्टम। क्लियर है? और क्या खासियत थी वहां की? जो मेन रोड था उधर दरवाजे नहीं खुलते थे, दरवाजे स्ट्रीट में खुलते थे। मेन रोड हमेशा स्ट्रीट से चौड़ा होता था और दरवाजे दूसरी साइड जो स्ट्रीट होते थे वहां खुलते थे। जो मेन रोड उधर नहीं होते थे क्योंकि वहां पे डस्ट था, वहां पे दूसरी प्रॉब्लम थी, इसीलिए मेन रोड पे उसका आप देखेंगे कि नहीं पाया जाता था। ठीक है? यस, ग्रेफाइट कार्बन। यस मेनक, थैंक यू। बायोलॉजी का देखो कुछ तो आपको मिल रहा है। नेक्स्ट, ठीक है, अब देखेंगे कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन में ड्राइड ब्रिक का यूज हुआ, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन ने बर्न्ट ब्रिक का यूज किया। एक रिमार्केबल पोजीशन है। और ड्रेनेज सिस्टम मोहनजोदाड़ो वेरी इंप्रेसिव। ऑलमोस्ट ऑल सिटीज एंड स्मॉल हाउसेज हैड इट्स ओन कोर्टयार्ड एंड बाथरूम। हर एक सिटी के हर एक घर में उनका घर कई घर तो दो पिलर मतलब स्टोरी के होते थे, 2 माले के होते थे, बाथरूम होता था, किचन अलग होता था। ठीक है? आप वुडन स्टेयर्स बनाए जाते थे। दीज आर सम द मेजर पॉइंट जो आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है? याद रखेंगे। कालीबंगन में तो मेनी हाउसेज हैड देयर वेल्स। कालीबंगन में हर एक घर के पास में अपना खुद का कुआं था, वेल्स था। और धोलावीरा और जो लोथल है, द इंटायर सेटलमेंट वॉज फोर्टिफाइड एंड सेक्शन विद इन द टाउन वर ऑल्सो सेपरेटेड बाई वॉल्स। क्लियर है? ओके, इंटायर सिटी, इंटायर कंट्री। ओके, नो इशू, आई विल स्टार्ट। एक्चुअली अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑन दिस थिंग्स कि वेदर आई एम गोइंग टू टीच इन इंग्लिश, ठीक है, वेदर आई एम गोइंग टू टीच इन हिंदी। ठीक है? अब बहुत सारे हिंदी के भी लोग हैं, ठीक है, अब उसमें प्रॉब्लम आती है, बट आई एम ट्राइंग टू टीच इन बाइलिंगुअल, ठीक है, एज वेल। देखेंगे द नेक्स्ट वन, चानूडोड़ो वॉज द ओनली सिटी डज नॉट हैड सिटेडल। याद रखेंगे, द वन सिटी विच डज नॉट हैड सिटेडल इट मीन्स, ठीक है, जो वेस्टर्न साइड में एक सिटेडल का पार्ट होता था, तो द ओनली सिटी डज नॉट हैड द सिटेडल इज कॉल्ड चानूडोड़ो। क्लियर है? एंड धोलावीरा सिटी प्रोवाइडेड 3 पार्ट्स, अपर, मिडिल एंड लोअर। गेटिंग द पॉइंट? धोलावीरा इज द ओनली सिटी डिवाइडेड इनटू 3 सब पार्ट्स, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट, लोअर पार्ट। अब अनदर क्वेश्चन, व्हाई धोलावीरा हैविंग द मिडिल पार्ट आल्सो? ठीक है, व्हाई धोलावीरा हैविंग द मिडिल पार्ट आल्सो? हियर वी सी दैट ऑन दिस citadel
then this is the plain area and here is the area for the common masses. ठीक है, ये सिटेडल है, लाइक फोर्टिफिकेशन, किला, रूलिंग क्लास, ये कॉमन क्लास. बट इन धोलावीरा द पीपल ऑल्सो लिव्ड बिटवीन सिटेडल एंड लोअर टाउन. वाई? सम एंटी सोशल, जैसे कभी कभी अपने यूट्यूब पे भी आ जाते हैं कुछ एंटी सोशल लोग, तो सम एंटी सोशल एलिमेंट्स, डकैती वॉज देयर. ठीक है, थेफ्ट, मतलब एक डर उस समय बैठा होता था. ठीक है, एक थ्रेट होता था हमेशा ऑलवेज कि एक चोरियां बहुत होती थी. ठीक है, थीव्स वर देयर आउटसाइड दी लोअर टाउन. दैट्स व्हाई पीपल स्टार्टेड बिल्ड देयर ओन हाउस in the middle of the fortification and common lower town. Getting the point? That's why Dholavira divided into 3 parts, and also Dholavira was one of the area of the Indus Valley civilization which have fastly increasing population growth in that area, Dholavira. That's why they separated into 3 parts. Getting the point? Yes, Ravans, yes. Next one, the most important, agriculture. The Harappan village mostly situated in the flood plains. ठीक है, produce sufficient food grains. One more thing I am going to tell you in Hindi, that जल ही जीवन है. That's why every civilization settled their towns on the bank of the rivers. Wheat, barley, rye, peas, sesame, lentil, ठीक है, chickpea and mustard were produced. Millets are also found from the sites of Gujarat, while rice was used for the relatively rare. If question asked that कि rice first time cultivated in which area, अगर आपका आंसर, if you are giving the answer Lothal, ठीक है, then you are going to wrong, because, ठीक है, because the rice first time cultivated in Koldi Hawa place near Allahabad. Getting the point? The rice was first time cultivated in Koldi Hawa. Clear है? The Indus people were earliest people of the produce cotton. याद रखेंगे, Indus people were the earliest to produce cotton in the world. ठीक है? If we are going to comparatively discussion about the Chinese Mesopotamian, Egyptian civilization, Indus Valley civilization, then we can say that with proud that Indians or the Indus Valley civilization was the first who produced cotton first in the world. Clear है? The second one, while the prevalence of agriculture indicated by finds of grains, it is more difficult to reconstruct actual agriculture practices. So when the agriculture was in prevalence, ठीक है, a lot of grains was finds. ठीक है, याद रखेंगे, a lot of grains were finds. ठीक है, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अपने पिक पॉइंट पे थी. दैट्स वाई सम पीपल सेड दैट कि इंडस वैली पीपल्स स्टार्टेड एग्रीकल्चर एंड रीच इट्स जेनिथ, एंड दैट इज द ओनली कंडीशन. ठीक है, ओके. There is one test series, it was said that Indus Valley used the produce to vegetable. Is it correct? No. Is it not correct? Mr. Ankan, is it not correct? Indus Valley people started vegetables. It is not correct. Clear है? I am very sure about that. Getting the point? Next one. ठीक है, the most important thing. ठीक है, first health. Representation on seals, terracotta sculpture indicate that the bull was known, and archaeologists extrapolate shows the oxen was the used for the plowing. To what was the evidence which tells us that the agriculture was in practice in the Indus Valley civilization? The evidences were a terracotta plow. ठीक है, a terracotta plow was seen. एक चैरियट मिला हुआ है. There is bull, also the terracotta bulls. सील पे रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ बुल का. ये एविडेंसेस हैं कि एग्रीकल्चर वाज इन प्रैक्टिस ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन. गेटिंग द पॉइंट? Evidence of the horse come from the superficial level of Mohenjo-daro and from the doubtful terracotta figurine from the Lothal. In case of the Harappan culture was not horse centered. ठीक है,
एक आपने जगह सुनी होगी, यू माइट बी हर्ड अबाउट दैट प्लेस, सूरकोटदा। डिड यू हियर द नेम सूरकोटदा? सूरकोटदा में स्केल्टन मिला हुआ है हॉर्स का, ठीक है, हॉर्स स्केल्टन वाज फाउंड, ठीक है, इन सूरकोटदा। गेटिंग द पॉइंट? देखो बेटा, सबसे पहले इफ एनीवन आस्क्ड टू यू कि वेजिटेबल वाज कल्टिवेटेड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज टोटली रॉन्ग। वेजिटेबल स्टार्टेड, ठीक है, देवराज बनावली और सूरकोटदा दोनों जगह मिला हुआ है। Vegetable started cultivating after the coming of Yuchi tribe Kanishk. When Kanishk came to India, the vegetable started cultivating, ठीक है, प्योर वेजिटेबल जिसको बोलते हैं। और लाइक अगर आप देखोगे फॉरेस्ट वेजिटेबल्स, तो डेट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द वैदिक एज, ठीक है, डेट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द वैदिक एज व्हेन आर्यंस केम टू इंडिया। क्लियर है? व्हेन आर्यंस केम टू इंडिया, दिस इज अ मेजर डिफरेंस। ओके, सी हियर, what about the economy of Indus Valley civilization? ठीक है, if a question came from the economy subsection, what should be our answer? The importance of trade in the life of Indus people, it witnessed by the presence of the numerous seals, uniform script and regulated weights and measures in the wide area. तो हमें एक्सकेवेशन में बहुत सारी सील्स मिली हुई हैं, उसमें हमारी जो सील्स है हमें मेसोपोटामिया में मिली है, एंड मेसोपोटामियन सील्स वर फाउंड इन इंडिया, that defined that agriculture trade was in practice during that time. The Indian peoples having trading relations with the Mesopotamian peoples, and the Mesopotamian seals found in Mohenjo-daro and Harappan seals were found in the regions of the Mesopotamia. That is the biggest example, ठीक है, that established the trade relation, indicate about the trade relations having performed during the Indus Valley civilization between Mesopotamia and Indus Valley civilization, ठीक है। Thing like that, did you hear the name? What was the cotton called by the Mesopotamian peoples? Indus Valley civilization export cotton to Mesopotamia and import precious metals from the Mesopotamia, ठीक है, that Indus Valley civilization peoples used to wear, ठीक है। The second one, what was the region? Communication कैसे करते थे, ठीक है। अब सेकेंड वन है, सबसे पहली बात है कि भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि हाउ द इंडस वैली पीपल हैविंग कम्युनिकेशंस विद द सुमेरियन पीपल्स, हाउ दे हैविंग कम्युनिकेशंस। क्लियर है? तो अब सेकेंड बोला जाता है, बहुत अच्छी बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ इन्वेंशंस। जब लोगों को, जब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सोर्स कहता है Mesopotamian people first reached to Indus Valley civilization for the agricultural goods, for the agriculture food grains. So this is not all about the communication, that is the relation after a long time, ठीक है, जो इमोशनल एक फीलिंग थी, that was converted in the, ये आपको उपिंदर मैम की बुक में बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया हुआ है, ठीक है। The peoples never talk in their own language, ठीक है, they having the mix up of the language, that language at present time is performed by the यहूदी, ठीक है, जो यहूदी आज परफॉर्म करते हैं वो उस समय पे था। क्लियर है? यस, नहीं, हिंडन बोलते थे, हिंडन, ठीक है, और मेलुआ बोलते थे, किनको? मेलुआ कॉल्ड द हड़प्पन पीपल्स। तो हिंडन फ्रॉम मेलुआ, इट मीन्स कॉटन फ्रॉम हड़प्पा, ठीक है, दे मेंशन्ड हिंडन फ्रॉम मेलुआ, इट मींस कॉटन फ्रॉम हड़प्पा। क्लियर है? द नेक्स्ट वन, हड़प्पन्स कैरीड ऑन कंसिडरेबल ट्रेड, स्टोन, मेटल, सेल, ये हम वहां से लाते थे, और मेटल मनी वाज नॉट यूज्ड एंड ट्रेड वाज कैरीड बाय बार्टर सिस्टम, मतलब पूरा ट्रेड किस पे था? एक्सचेंज ऑफ गुड्स पे, बार्टर सिस्टम पे था, एंड प्रैक्टिस्ड नेविगेशन ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी, एंड अरेबियन सी के किनारे नेविगेशन यूज होता था। यस। व्हाट अबाउट द क्राफ्ट्स, ठीक है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हम देख लेते हैं। क्राफ्ट्स, तो जो हड़प्पन्स थे वो मैन्युफैक्चर करते थे क्या?
ब्रॉन्ज के बहुत सारी चीजें। कॉपर वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द खेत्री कॉपर माइंस, ठीक है, राजस्थान, राजस्थान से कॉपर मिलता था। टिन वॉज पॉसिबली ब्रॉट फ्रॉम द अफगानिस्तान, टिन ये लाते थे कहां से, अफगानिस्तान से। एंड टेक्सटाइल इंप्रेशन हैव आल्सो बीन फाउंड ऑन सेवरल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, टेक्सटाइल इंप्रेशंस भी डेवलप होते थे। ह्यूज ब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है, सजेस्ट दैट ब्रिक लेइंग वाज इंपॉर्टेंट क्राफ्ट। दिस ऑल्सो अटेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द क्लास ऑफ मेसन्स, ठीक है, लाइक fortification. For the fortification, they structured a different type of bricks that was found in the excavation. ठीक है, these are the other examples. The Harappan practice boat making, very important. The Harappans practice boat making. Even जो बोट से यूरोपियंस इंडिया आए थे उनसे भी बड़े बोट्स हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में थे, जो कि गुजरात से और मेसोपोटामिया और इजिप्ट के लिए ट्रेड के लिए यूज किए जाते थे, ठीक है, याद रखेंगे। ब्रीड मेकिंग देखेंगे, ब्रीड मेकिंग एंड सील मेकिंग, तो थ्री इंपॉर्टेंट, बोट मेकिंग, ब्रीड मेकिंग एंड सील मेकिंग। एंड टेराकोटा मैन्युफैक्चर वाज आल्सो इंपॉर्टेंट क्राफ्ट, और टेराकोटा के काफी चीजें डेवलप की जाती थी। स्कल्पचर्स मतलब 3D, ठीक है, 3D इमेज, ये भी उस समय डेवलप की जाती थी। दैट वाज द इंपॉर्टेंट क्राफ्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल्स, ठीक है, ओके। ईटा भट्टा नहीं मिला सर, हाँ मिला हुआ है, ऐसा नहीं है, मिला हुआ है। द गोल्ड इस ईटा भट्टा आपको कालीबंगा में मिला हुआ, इसलिए कालीबंगन पूरा जला हुआ मिला हुआ है, ठीक है। द गोल्ड स्मिथ मेड ज्वेलरी ऑफ द सिल्वर्स, बेटा ये देखो समझो, ये बहुत डेवलप सिविलाइजेशन थी, ईट भट्टा तो छोड़ो, ठीक है, ठीक है। बहुत खास चीज मैं आपको बता दूं, द पीपल्स फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजिंग लिपस्टिक्स ऑल्सो, ठीक है, जो वहां के वुमेन्स थे वो लिपस्टिक का भी यूज करती थी, उनका मेकअप बॉक्स भी मिला हुआ है, तो समझ रहे हैं, तो अपने आप में बहुत हाईली डेवलप था। कॉम मिला हुआ है बाथरूम में, ठीक है, मिरर्स मिले हुए हैं। गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है, ये भी उस समय डेवलप किए जाते थे। ज्वेलरी बनाई जाती थी सिल्वर की, कौन बनाता था, गोल्ड स्मिथ, तो ये अनदर क्राफ्ट्स का एग्जांपल है। और पॉटर्स व्हील वाज इन फुल यूज एंड द हड़प्पन्स प्रोड्यूस्ड देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक पॉटरी व्हिच वाज ग्लॉसी एंड शाइनिंग। तो याद रखेंगे, जो सिटेडल एरिया है वहां पे ग्लॉसी और शाइनिंग और अच्छे प्रकार के क्राफ्ट मिले हुए हैं। ये क्या शो करता है, वो रिच क्लास पीपल वहां रहते थे। लोअर टाउन में आपको बहुत ज्यादा ग्लॉसी, बहुत ही मतलब ग्लॉसी नहीं मिले हुए, बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ पॉटरी मिली हुई, तो ये क्या बताते हैं, यहाँ पे लोअर क्लास के लोग रहते थे, ठीक है। दैट वाज द एग्जांपल। अच्छा, टेल मी वन मेजर इंपॉर्टेंट थिंग वाज दैट कि इतना क्राफ्ट का डेवलपमेंट आईबीसी में क्यों हुआ, व्हाट वाज द रीजन, ठीक है, व्हाट वाज द रीजन अ लॉट ऑफ क्राफ्ट्स डेवलप इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिकॉज एग्रीकल्चर वाज इन प्रैक्टिस, agriculture goods was in practice in trade, a part of the civilization belong to rich class। जब rich class आएगा तो डिमांड होगा, then common people started supplying to rich class, तो डिमांड आएगा, इधर सप्लाई आएगा, सो क्राफ्ट डेवलप होगा। इसीलिए आप देखो कि ऋग वैदिक में ये डेवलपमेंट नहीं है, बट पोस्ट वैदिक में क्राफ्ट्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है। गेटिंग द पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट to know about you। next one, yes, what about the religion। मैं तो एक ही चीज बोलता रिलीजन के बारे में, नेचर वर्शिप। नेचर वर्शिप मीन्स, रिलीजन शब्द मेरे हिसाब से नीड को पूरा करता है। आप अभी रात को 12 बजे डर जाओ आत्मा से, ठीक है, अगर आप रात को 12 बजे आत्मा से डर जाओ, आपको हनुमान जी याद आ जाते हैं, तो ये आपकी नीड है। कुछ नया काम शुरू करना है, गणेश जी आ जाते हैं, ये आपकी नीड है। तो इंडस वैली पीपल्स की नीड क्या थी, एग्रीकल्चर। जब तक एग्रीकल्चर है तब तक सिविलाइजेशन रन करेगी। तो एग्रीकल्चर के लिए किसकी पूजा करोगे, अर्थ की पूजा करोगे, और अर्थ की पूजा करोगे तो, ठीक है, यस यस सही बात है, ठीक है। तो नेचर वर्शिप वी कैन से दैट कि नेचर वर्शिप उस समय होता था। देखेंगे यहाँ पे न्यूमरस टेराकोटा फिगर्स मिले हुए हैं,
ठीक है, जिसमें बोला गया है कि एक विमेन मिली हुई है, जिनके मतलब एक फिगर मिला हुआ है जिसमें प्लांट जो है एक पेड़ है ग्रोइंग आउट ऑफ द एम्ब्रॉय ऑफ द विमेन। ठीक है, एक महिला टेराकोटा मिली हुई है, विमेन का फिगर मिला हुआ है जिसके एम्ब्रॉय से एक पेड़ को प्लांट को दिखाया गया है, तो इसको बोलते हैं मदर गॉडेस ऑफ टेराकोटा। मतलब अर्थ वॉज एट दैट टाइम वॉज वर्शिप्ड, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि नेचर वर्शिप वॉज प्रेजेंट इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, बिकॉज पीपल की डिमांड क्या थी, नो 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 हर्षिनी, इंद्रा वॉज नॉट वर्शिप्ड। अभी मैं आपको बताऊंगा कि व्हेन इंद्रा स्टार्टेड वर्शिप्ड, क्लियर है, बहुत सारे रीजन है उसके। द हड़प्पन देयरफॉर लुक्ड अपॉन द अर्थ फर्टिलिटी गॉडेस, worshipped her in the same manner as the Egyptian worshipped the Nile goddess Isis। ठीक है, हम मदर गॉडेस टेराकोटा को वर्शिप करते थे बिकॉज वी नीड फर्टिलिटी, और इजिप्टियंस ऑल्सो वर्शिप्ड नाइल गॉडेस आइसिस। ठीक है, नील नदी की पूजा करते थे। क्लियर है, क्यों, क्योंकि ये भी क्या चाहते थे, एग्रीकल्चर चाहते थे। ठीक है, द मेल डेटी रिप्रेजेंटेड ऑन द सील विद द 3 हॉर्न्ड हेड रिप्रेजेंटेड द सिटिंग पोस्चर ऑफ द योगी, और इन्हीं योगी को क्या बोला गया है, प्रोटोसिवा। एक मेडिटेशन करता हुआ आदमी एक सील पे मिला हुआ है जो एक योगी पोस्चर में बैठा हुआ है, और उसके आसपास बहुत सारे जानवर दिखाए गए हैं और उनको पशुपति महादेव बोला गया है। यस, पशुपति महादेव बोला गया है। दैट बिकेम द वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो उनको आज हम रुद्र बोलते हैं, मतलब शिव जो है, ये शिव का सबसे पुराना रूप है पशुपति महादेव। ठीक है, न्यूमरस सिंबल ऑफ फेलस एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स वर ऑल्सो फाउंड। ठीक है, फेलस फाउंड इन मोहनजोदाड़ो, ठीक है, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स फाउंड इन हड़प्पा। ठीक है, याद रखेंगे। द पीपल ऑफ द इंडस रीजन ऑल्सो वर्शिप्ड ट्रीज एंड एनिमल्स। ठीक है, ट्रीज और एनिमल की वर्शिप हमें और ज्यादा पक्का कर देती कि नेचर वर्शिप होते थे। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेम इज द 1 हॉर्न्ड यूनिकॉर्न विच मे बी आइडेंटिफाइड विद द राइनोसेरस, एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वॉज हैम्ड बुल। ठीक है, तो एनिमल्स में 2 बहुत फेमस है जिनकी वर्शिप होती थी। एक यूनिकॉर्न, मतलब एक सिंगल हॉर्न का एक यूनिकॉर्न मिला है हमें। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कि वो राइनोसोरस हो सकता है। एक हम्ड बुल मिला हुआ है, कुबड़ वाला जो बुल होता है, ठीक है, वो मिला हुआ है, तो इनकी वर्शिप होती थी। तो वी कैन से दैट कि नेचर वर्शिप थी। एमुलेट्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर में एमुलेट्स फाउंड हुए। ठीक है, तो एमुलेट्स का मतलब क्या हुआ, लोग उस समय ताबीज बांधते थे। ताबीज समझते हो ना, ताबीज का प्रचलन उस समय भी था। ठीक है, डर होगा तो धर्म होगा, डर नहीं होगा तो धर्म नहीं होगा, जो धर्म आज आप समझते हो। ठीक है, वैसे रिलीजन का मतलब कुछ दूसरा ही है। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इंपॉर्टेंट सील कौन कौन से पाए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एक पशुपति सील पाया गया, एक यूनिकॉर्न, एक बुल सील पाया गया है। ये तीनों मेजर सील्स है जो उस समय पाई गई हैं। ठीक है, इनके बारे में डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। सराउंडेड बाय द राइनो, बफेलो, एलिफेंट, टाइगर। ठीक है, और उसके बाद फिर अंडर हिज थ्रोन 2 डियर, उनके थ्रोन में 2 आप डियर भी मिलेगा आपको। ठीक है, दिस सील शो द शिवा वर्शिप्ड एंड कंसिडर द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, पशुपति। ठीक है, इसीलिए इनको पशुपति बोला गया है। पशु, एनिमल और पति मतलब लॉर्ड। ठीक है, तो ये एनिमल्स के लॉर्ड में कंसीडर किए गए हैं। ठीक है, यह सुपरस्टिशन था। नेक्स्ट, यूनिकॉर्न सील। द यूनिकॉर्न इज अ माइथोलॉजिकल एनिमल। यूनिकॉर्न क्या है, एक माइथोलॉजिकल एनिमल है। ठीक है, मिथ है, हमने सोचा है, हमने इमेजिनेशन किया, एक कल्पना की है। ठीक है, ये बहुत ही अर्ली स्टेज में आपको देखने को मिलेगा सिविलाइजेशन के, जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। ह्यूमन हैड प्रोड्यूस मेनी क्रिएशंस ऑफ इमेजिनेशन। बहुत सारे लोगों ने इमेजिनेशन को प्रोड्यूस किया है, चाहे शैडो देख को किया हो, चाहे जैसे किया हो। ठीक है, और मोटिव्स ऑफ द दैट सर्वाइव्ड इन लेटर आर्ट। ठीक है, और बाद में वही चीज उन्होंने आर्ट में डेवलप कर दी जो आज हमारे पास में एक्सकेवेशन से पहुंची है, वरना हमें उनकी कल्पना भी नहीं पता चलती। हाँ, आप अगर ऋतिक रोशन की बात कर रहे हो मोहनजोदाड़ो से, तो मैं आपको बहुत क्लियर बात बोल दूं कि मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी गलती मालूम है क्या है, जो लोग कपड़े पहने हुए थे,
सिले हुए कपड़े तो जब कुशांस इंडिया में आए तब हमने पहनना शुरू किया, पहले तो हम ऐसे लपेट लेते थे। तो बहुत सारी गलतियां हैं, अगर उनके चलेंगे तो पूरी मूवी क्रिटिसाइज हो जाएगी। द बुल सील, द सील डिपिक्ट्स अ हम्प्ड बुल, ग्रेट विगर, द फिगर शोज दैट आर्टिस्टिक स्किल एंड गुड नॉलेज ऑफ एनिमल एनाटॉमी। ठीक है, तो याद रखेंगे एक हम्प्ड बुल की सील मिली हुई है जो हमें बताता है कि ये एक तो जो बोला जाता है कि एनिमल्स थे उनका इनका लगाव कितना ज्यादा था। ठीक है, और एनिमल वर्शिप के कारण इन्होंने सील्स में एनिमल को डिपिक्ट भी किया हुआ है। ठीक है, जैसे आप वैदिक पीरियड की बात करते हो तो वेन एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वैदिक पीरियड, फर्स्ट पास्टोरल इकोनॉमी, ऋग्वैदिक पीरियड, टू मेन एनिमल्स वर वर्शिप्ड, फर्स्ट काउ, सेकेंड हॉर्स। काउ रिप्रेजेंट द इकोनॉमी, हॉर्स रिप्रेजेंट द पावर, ग्लोरी। गेटिंग द पॉइंट? देखेंगे द नेक्स्ट वन, हड़प्पा। मेजर साइट्स देख लेते हैं। सबसे पहली साइट हड़प्पा है। हड़प्पा को किसने एक्सकेवेट किया था? 1921 में दयाराम साहनी ने। ये मेनली अर्बन सेंटर था। ठीक है, मेच्योर हड़प्पा फेज में। ये पंजाब प्रोविंस के पाकिस्तान में डेवलप है। रावी नदी के किनारे, किस नदी के किनारे डेवलप है? रावी नदी के किनारे। ठीक है, इट लोकेशन अलॉन्ग ओल्ड कोर्स ऑफ रावी प्रोवाइडेड एक्सेस टू ट्रेड नेटवर्क्स। रावी के किनारे होने से इसको ट्रेड नेटवर्क मिला हुआ। देखिए यहां पे ये दिख रहा है आपको, ये ओल्ड रिवर बेड, ये रावी रिवर है और ये यहां पे इनका ये बना हुआ है। ये वेस्ट साइड में सिटेडल बना हुआ है, ये दिख रहा है आपको, ये सिटेडल। और ये जो आपको दिख रहा है ये वॉल्स है। ऐसे सिटेडल को किले से घेर दिया जाता था, तो यहां पे रिच क्लास रहता था। और ये आपका कॉमन एरिया है, और कॉमन एरिया में ग्रेनरी पाई जाती थी, वर्किंग फ्लोर्स पाए जाते थे, वर्कमैन के क्वार्टर पाए जाते थे, लेबर के रहने के लिए क्वार्टर्स बनाए होते थे। ठीक है, बेसिकली द क्वार्टर वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द रसिया। जब रसिया में कम्युनिस्ट इकोनॉमी आई तो क्वार्टर वर्ड आया, उस क्वार्टर को हम यहां पे लेकर आते हैं। आजकल बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में आपको क्वार्टर मिलता है ना रहने के लिए, ये रशियन वर्ड है कम्युनिस्ट इकोनॉमी का। ठीक है, देखो तो ये लोअर एरिया हो गया और ये सिटेडल हो गया। क्लियर है, दो साइड में ये डिवाइड है। और रिवर कौन सी थी? रावी। यहां पे और देख लेंगे क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्या है। हड़प्पा वॉज मीटिंग पॉइंट ऑफ द रूट्स ऑफ द कमिंग फ्रॉम ईस्ट। जब भी ईस्ट से कोई आता था तो सबसे पहले हड़प्पा में रुकता था, इसीलिए इस सिटी का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ। मेजर फाइंडिंग इंक्लूड द 2 रोज ऑफ 6 ग्रेनरीज, 6 ग्रेनरी की 2 रो जो आपको यहां पे दिख रही है, बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 6 ग्रेनरी की 2 रोज कहां पे मिली हुई है? हड़प्पा में। ठीक है, विद ब्रिक प्लेटफॉर्म 12 ग्रेनरीज। ठीक है, टुगेदर हैड द सेम एरिया ग्रेट ग्रेनरी ऑफ मोहनजोदाड़ो। और याद रखेंगे ग्रेट ग्रेनरी मोहनजोदाड़ो, बट द 2 रोज ऑफ द 6 ग्रेनरीज इन हड़प्पा। तो नेवर गेटिंग कंफ्यूज, नेवर गेटिंग कंफ्यूज। क्लियर है? यस यस यस, गुड। वर्कमैन क्वार्टर्स वर ऑल्सो देयर, 2 सैंडस्टोन स्टेचू डिपिक्टिंग ह्यूमन एनाटॉमी, डॉग अटैकिंग डियर। ठीक है, लिटिल बुलक कार्ट, और इट इज द ओनली साइट हैड द एविडेंस ऑफ द कॉफिन बरियल। और ये एक ओनली साइट है इंडस वैली की जहां पे लोगों को दफनाते समय कॉफिन का यूज होता था, कॉफिन बरियल का यूज हुआ। इट इज द ओनली साइट ऑफ आईबीसी। और दीज आर द थिंग जो वहां पे मिले हुए हैं आप देख लेंगे, और ये नोट्स से आप फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? चलो, हेयर इज द मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या होता है? माउंट ऑफ डेथ। और सेम लोथल का मतलब गुजराती में होता है माउंट ऑफ डेथ। तो लोथल इन गुजराती एंड मोहनजोदाड़ो इन सिंध। अगर सिंध लैंग्वेज में मोहनजोदाड़ो बोलो और गुजराती में लोथल बोलो तो दोनों की एक ही मीनिंग होगी, माउंट ऑफ डेथ। मतलब बार बार यहां पे फ्लड आया, जब इसका एक्सकेवेशन हुआ तो बहुत सारे स्केल्टन्स मिले। इसका मतलब क्या है कि बार बार फ्लड में लोग दफनते चले गए और ऊपर शहर बसते चले गए, तो एक बहुत बड़ा माउंट तैयार हो गया किसका? डेड बॉडीज का। दैट्स वाई इसको मोहनजोदाड़ो लोथल कहते हैं। क्लियर है? गेटिंग द पॉइंट? देखेंगे किसने एक्सकेवेटेड किया? आर.डी. बनर्जी। कब? 1922। और इट इज लोकेटेड इन लरकना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, पाकिस्तान। किस रिवर के किनारे? इंडस रिवर। द मेजर फाइंडिंग मोहनजोदाड़ो, एक कॉलेज मिला हुआ है, एक मल्टीपिलर असेंबली हॉल मिली हुई है, एक ग्रेट बाथ मिला हुआ है जो रिचुअल पर्पज के लिए यूज होता था, एक ग्रैनरी मिली हुई है,
ठीक है, लार्ज ग्रेनरी, ठीक है, अ पीस ऑफ, देखो समझो, अगर क्वेश्चन आ जाता है लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदाड़ो, योर आंसर शुड बी लार्ज ग्रेनरी। क्लियर है? वुवन कॉटन, ठीक है, स्पिंडल और नीडल्स, ये सारी चीजें वहां पे मिली हुई हैं। पोस्ट स्टोन फ्रैगमेंट मेसोपोटामियन ओरिजिन, ठीक है, याद रखेंगे, ये भी चीजें हमें मिली हुई है मेसोपोटामिया की, ठीक है, कहां पे? मोहनजोदाड़ो में। और एविडेंस ऑफ डायरेक्ट ट्रेड कॉन्टेक्ट विथ मेसोपोटामिया। क्लियर है? मेसोपोटामिया से डायरेक्ट ट्रेड का एविडेंस भी मिला हुआ है। एक ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल मिली हुई है। डिड यू नो कि ब्रॉन्ज की जो डांसिंग गर्ल है, इसको जिस टेक्निक से बनाते थे उस टेक्निक का नाम होता था लॉस्ट वैक्स टेक्निक। क्या मुझे कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉस्ट वैक्स टेक्निक? बताएंगे क्या था मीनिंग लॉस्ट वैक्स टेक्निक का? बताइए, तब तक मैं पानी पी लूं। बताइए भाई, लॉस्ट वैक्स टेक्निक का मतलब क्या था? टेल मी भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉस्ट वैक्स टेक्निक? यस प्रगति, यू आर राइट। समझो लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होता था। कितना दिमाग था इस समय के लोगों से, ज्यादा तेज दिमाग था उस समय के लोगों का। कैसे? बहुत छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उस स्टोरी में बस बेटा इतनी सी बात है, मतलब कैसे बनाते थे, ठीक है। यस मैनाक, यू आर राइट। बट मेथड क्या होता था मैं आपको बता देता हूं। मेथड क्या होता था? तो मेथड बस इतना सा होता था बेटा, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। यस, सबसे पहले वो पेशावर साइड, आपने सुना होगा, पेशावर साइड से मोम मिल जाते थे पेड़ों पे। तो जो वैक्स होता था उसको लाते थे, मोम जिसे कहते हैं, उसको पिंचिंग मेथड से, मतलब हाथ से उसको एक आकार दे देते थे, एक शेप दे देते थे। उस शेप के ऊपर क्ले का लेयर लगाते थे और फिर उसको धूप में सूखने को रख देते थे, सनलाइट में। और जब वो सनलाइट में थोड़ा सा सूख जाता था फिर उसमें होल कर देते थे। होल करने के बाद उसको आग में पकने के लिए डालते थे। जब वो फायर में पकने के लिए जाता था तो हीट इतना ज्यादा और टेम्परेचर बढ़ने से वो पूरा वैक्स जो है मेल्ट होकर उस होल से निकल आता था। फिर एक इनको खाली पूरा स्ट्रक्चर मिल जाता था, फिर इसमें ये ब्रॉन्ज को मेल्ट करके उसमें डाल देते थे। और जब ब्रॉन्ज पूरा सूख जाता था ये क्ले के लेयर को तोड़ देते थे और फिर इनको मिल जाता था एक अच्छा स्कल्पचर। दिस इज कॉल्ड लॉस्ट वैक्स टेक्निक। क्लियर है? यस, दिस इज कॉल्ड लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तो समझो उस समय भी बीटेक किए हुए लोग थे भैया, इंजीनियर थे उस समय, ठीक है। देखेंगे नीचे, डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन स्केलेटन पुट टुगेदर, ठीक है, याद रखेंगे। ह्यूमन स्केलेटन, दो लोगों को एक साथ दफनाया गया, ये आपको मोहनजोदाड़ो में मिलेगा। अ सील रिप्रेजेंटिंग मदर गॉडेस विथ अ प्लांट ग्रोइंग हर ओम, ठीक है। मदर गॉडेस की सील भी कहां पे मिली हुई है? मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। बियर्ड मैन, दाढ़ी रखने का शौक था उस समय भी लोगों को, बियर्ड रखने का उस समय भी लोगों को शौक था। बियर्ड वॉज इन फैशन एट ए टाइम। और कहां पे ये मिला हुआ बियर्ड मैन का टेराकोटा? मोहनजोदाड़ो में। क्लियर है? यस। A seal with a picture suggesting पशुपति महादेव, पशुपति महादेव से रिलेटेड एक सील मिली हुई है, वो भी कहां पे मिली हुई है? मोहनजोदाड़ो में। दैट वाज द मेजर पॉइंट ऑफ मोहनजोदाड़ो। क्लियर है? याद रखेंगे। और ये 7 बार शहर डूबा तो 7 बार बनाया गया था। अब यहां पे देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिटी धोलावीरा, ठीक है। तो धोलावीरा लोकेटेड कहां पे? रन ऑफ कच्छ, गुजरात में। कब एक्सकेवेटेड हुआ? 1990 में बाई आरएस बेस्ड। इट हैड सेवरल लार्ज रिजर्वायर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि लार्ज रिजर्वायर कहां पे मिला हुआ है तो दैट इज द ओनली एग्जांपल ऑफ धोलावीरा, ठीक है। एन इलेबोरेट सिस्टम ऑफ ड्रेन्स टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम द सिटी वॉल्स एंड हाउस टॉप्स टू फिल दिस वाटर टैंक्स। क्लियर है? तो एक लार्ज रिजर्वायर वॉज फाउंड इन द धोलावीरा। वाटर मैनेजमेंट सबसे अच्छा कहीं का था तो वो धोलावीरा का था। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो एंड धोलावीरा आर कॉल्ड न्यूक्लियस सिटीज ऑफ द सिविलाइजेशन, ठीक है। ये तीनों को हम न्यूक्लियस सिटी ऑफ द सिविलाइजेशन बोलते थे। अनलाइक द हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो वेयर देयर आर 2 सेटलमेंट्स, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में 2 सेटलमेंट थे, सिटेडल और लोअर। लेकिन धोलावीरा में 3 थे, ठीक है। 3 सिटेडल्स और प्रिंसिपल डिवीजन, उसमें एक ही बराबर में 3 पार्ट में शहर को बना दिया गया था। क्लियर है?
हैव बीन फाउंड विच हैव बीन ड्यूली प्रोटेक्टेड बाय द फोर्टिफिकेशन, और जिनका प्रोटेक्शन किससे हुआ, फोर्टिफिकेशन से हुआ। देयर इज वन ओपन ग्राउंड आउट ऑफ द फोर्टिफिकेशन, और फोर्टिफिकेशन से बाहर एक ओपन ग्राउंड भी मिला हुआ है, कहां पे, धोलावीरा में। इन धोलावीरा देयर हैज बीन फाउंड द इनर इनक्लोजर ऑफ सिटाडेल 2 विच हैज नॉट बीन फाउंड एनी अदर सिटीज ऑफ द हड़प्पा। ठीक है, तो सिटाडेल के अंदर भी एक अलग से डिफरेंट एस्पेक्ट, एक डिफरेंट एरिया मिला हुआ है जो फिर से फोर्टिफाइड है। वो कहां पे, धोलावीरा में। मतलब सिटाडेल फोर्टिफाइड, बट इन द सिटाडेल देयर वाज अनदर एरिया व्हिच आल्सो फोर्टिफाइड एट दैट टाइम। ठीक है, देखो बेटा, अब धोलावीरा से अगर क्वेश्चन आ जाता है कि धोलावीरा किसने किया है, तो जेपी जोशी का अगर आप नाम लेते हो तो जेपी जोशी वाज द ओनली पर्सन, ठीक है, याद रखेंगे इनका पूरा नाम है जगपति जोशी, जिन्होंने बाद में रिसर्च किया था धोलावीरा में। इनका पूरा नाम जो है जगपति जोशी है, इन्होंने बाद में रिसर्च किया था, ना कि इन्होंने कभी भी धोलावीरा को एक्सकेवेट किया था। जेपी जोशी सुरकोटदा को उन्होंने किया था, सुरकोटदा आपने नाम सुना होगा, उसके एक्सकेवेटर थे, लेकिन रिसर्च करने आए थे धोलावीरा में। क्लियर है, क्योंकि धोलावीरा की सिटी प्लानिंग ऐसी थी, दैट्स वाई जेपी जोशी का नाम आता है। क्लियर है, बट रियल एक्सकेवेटर इज बेस्ट, मिस्टर बेस्ट। ठीक है, याद रखेंगे। वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ऑफ धोलावीरा हैज बीन साइन बोर्ड विथ इंडस स्क्रिप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस वैली में, धोलावीरा में साइनिंग स्क्रिप्ट कहां पे मिली हुई है, ठीक है, तो वो आपको बिल्कुल, मतलब साइनिंग स्क्रिप्ट कहां पे मिली हुई है, एक बोर्ड मिला हुआ है जिसमें डिफरेंट साइन है। इस स्क्रिप्ट को हम बोलते हैं बस्ट, और इस मतलब पिक्टोग्राफी, ठीक है, जिसमें पिक्चर से कुछ जो अभी तक डेसिफर्ड नहीं हुई है। और ये जो लिखा जाता था ये आप उल्टा लिखते थे, इसमें आप लिखते कैसे थे, ईस्ट टू वेस्ट, फिर नेक्स्ट लाइन में वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो हर एक लाइन में आप अपने मेथड को चेंज करते थे, इसलिए हम इसको कहते हैं बस्ट्रोफेडन मेथड। ठीक है, बस्ट्रोफेडन मेथड। क्लियर है, याद रखेंगे। यस, नेक्स्ट, कोट डीजी। कोट डीजी वाज द प्री हड़प्पन साइट एंड लोकेटेड ऑन द लेफ्ट ऑफ बैंक रिवर सिंध। ठीक है, सिंध के लेफ्ट साइड में कोट डीजी स्टैब्लिश है। दिस सिटी वाज डिस्ट्रक्टेड बाय द फोर्स ऑफ सम फायर। ठीक है, अल्टार इज द मेजर ऑब्जेक्ट फाउंड हेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टार, हवन कुंड आपने सुना होगा। ठीक है, ऐसे आपको अल्टार यहां पे मिला हुआ है। स्टेचू ऑफ बुल एंड मदर गॉडेस वर द अदर थिंग फाउंड इन कोट डीजी। बुल और मदर गॉडेस के स्टेचू भी आपको कोट डीजी में मिलेंगे। क्लियर है, याद रखेंगे। यस, राइट टू लेफ्ट एंड नेक्स्ट लाइन लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट। दिस इज कॉल्ड द बस्ट्रोफेडन। ठीक है, बेसिकली बस्ट्रोफेडन का मतलब होता है ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, दैट्स व्हाई मैंने उसे ऐसे एक्सप्लेन किया है। रियल में बस्ट्रोफेडन का मतलब यही है। ठीक है, कालीबंगन। कालीबंगन इज इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। ठीक है, यस, फर्स्ट राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, यस, इट वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ नाउ ड्राइड अप टू सरस्वती रिवर। बोला जाता है सरस्वती रिवर जो है, जहां पे इंदिरा गांधी कनाल डेवलप किया जा रहा है, आपको मालूम है, तो वो जो इंदिरा गांधी कनाल है वहीं पे सरस्वती रिवर अंडरग्राउंड चली गई है, जमीन के अंदर चली गई, ऐसा माना जाता है। और वहीं पे कालीबंगन सिचुएटेड था। कालीबंगन का मतलब क्या होता है, ब्लैक बैंगल्स। इट गॉट इट्स नेम फ्रॉम द मेरेट पीसेज ऑफ द टेराकोटा बैंगल्स एक्सकेवेटेड हियर। यहाँ पे आपको बैंगल्स मिले हैं कुछ टेराकोटा के, इसलिए हम इनको कालीबंगन भी बोलते हैं। ब्लैक बैंगल्स बहुत ज्यादा मिले हुए हैं। क्लियर है, कालीबंगन was an early Harappan fortified settlement having house on the both side of the street, bathrooms and drain of the baked bricks। ठीक है, तो याद रखेंगे बेक्ड ब्रिक्स के ड्रेनिंग सिस्टम, घर में बाथरूम और स्ट्रीट के दोनों साइड में बने हुए घर, इनका सबसे पहला सेटलमेंट अगर कहीं मिलेगा, बेस्ट एग्जांपल तो कालीबंगन है। क्लियर है, नेक्स्ट, द मेजर फाइंडिंग ऑफ द साइट इंक्लूडेड द ओल्ड प्लॉट एरिया, फील्ड, फायर अल्टार एंड चार्जिंग बुल। ठीक है, ट्राइड फ्लोर, सॉरी टिटल्ड फ्लोर, टू काइंड्स ऑफ बरियल्स, सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर ग्रेव्स, बोन्स ऑफ कैमल ईटीसी फाउंड इन कालीबंगन। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली टू थिंग्स जिस पे क्वेश्चन आएगा, तीन चीजें। अल्टर कहां पे मिला है, अल्टार कालीबंगन। सेकेंड, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर ग्रेव्स कहां पे मिले हुए, कालीबंगन में। ठीक है, और थर्ड वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है,
ओवल कहाँ पे मिला, ओवल ग्रेप्स वगैरह, ओवल हाउस कहाँ पे मिले हुए हैं, तो धोलावीरा में, याद रखेंगे। और कैमल के बोन्स कहाँ पे मिले हुए हैं, तो कालीबंगन में। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट बनावली है, ठीक है, बनावली में देखेंगे, ये हिसार डिस्ट्रिक्ट के हरियाणा में है, ठीक है, जहां पे अभी राखी गढ़ी फाउंड आउट कर ली गई है, राखी गढ़ी। बनावली हैज प्रोवाइडेड 2 phases ऑफ द कल्चर ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन, ठीक है। नो इट्स नॉट ब्रेसलेट, हाथ में पहनने वाले कंगन वगैरह बैंगल्स उस समय बनाए गए थे, ठीक है। प्री हड़प्पन फेज, ठीक है, ब्रेसलेट अगर वो तब होता अगर उसमें थोड़ा सा कहते हैं ना कि इलास्टिसिटी होती है, अगर बोला जाए तो। प्री हड़प्पन फेज एंड मेच्योर हड़प्पन सेकेंड फेज, क्लियर है। दो फेज सेकेंड बिलोंग टू द हड़प्पा पीरियड। चेस बोर्ड ग्रिड पैटर्न ऑफ द टाउन प्लानिंग वाज नॉट ऑलवेज फॉलोड एज इन द अदर हड़प्पन साइट्स। बनावली में आपको चेस बोर्ड पैटर्न नहीं देखने को मिलेगा, बट रिमेन ड्रेन सिस्टम और स्ट्रीट सिस्टम यहाँ पे मिलेगा आपको, ड्रेनेज मिलेगा, स्ट्रीट मिलेगा, लेकिन ग्रिड पैटर्न पे नहीं है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि विच वन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटी इज नॉट बेस्ड ऑन द ग्रिड पैटर्न, द योर आंसर शुड बी बनावली, क्लियर है, बनावली, ठीक है, याद रखेंगे, इस चीज को ध्यान में रखना है आपको, क्लियर है। चलो, यस मिस्टर आर एस बेस्ट। हाई क्वालिटी ऑफ बाले हैज बीन फाउंड इन एक्सकेवेशन, बहुत ही हाई क्वालिटी के बाले यहाँ पे मिले हुए हैं एक्सकेवेशन में। और अदर इंपॉर्टेंट मटेरियल रिमेन्स इंक्लूड सेरेमिक, स्टेटाइट सील एंड टेराकोटा प्लो, ठीक है, तो याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। टेराकोटा का प्लो कहाँ पे मिला हुआ है, बनावली में, यहां से इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट आपका लोथल, द मीनिंग ऑफ द लोथल वॉज माउंड ऑफ डेथ, ठीक है, जो मोहनजोदाड़ो का मीनिंग है। कहाँ पे, ये गुजरात में है, ये कोस्टल टाउन है, ठीक है, और ये बाकी टाउन से बहुत ज़्यादा क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। ये इस सिटी को डिवाइड किया गया है 6 सेक्शन में, और हर एक सेक्शन में एक वाइड प्लेटफॉर्म और अनरिप्ड ब्रिक्स है। एंट्री ऑफ हाउस वर मेन स्ट्रीट, और यहाँ पे हाउस की एंट्री मेन स्ट्रीट पे है। Santanu, you should focus on the, yes, you should focus on आर एस शर्मा, ठीक है, आर एस शर्मा पे फोकस करिए, उससे अच्छी बुक कोई नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, यस, यस, बनावली हिसार हरियाणा, बनावली सेकेंड फेज ऑफ द कल्चर, यस बिल्कुल, यस प्रगति, यू आर राइट। देखेंगे बुक लिस्ट नथिंग, बस आर एस शर्मा एंसेंट के लिए कर दो, मैंने सब डाल रखा है ग्रुप पे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे राइस हस्क, ठीक है, जो धान की भूसी होती है ना, राइस हस्क हैव बीन फाउंड ओनली एट लोथल एंड रंगपुर, याद रखेंगे, लोथल और रंगपुर में केवल राइस हस्क मिला हुआ है। और बीड मेकिंग फैक्ट्री भी लोथल की फेमस है। लोथल इज थॉट टू हैव डायरेक्ट सी ट्रेड लिंक विथ मेसोपोटामिया बिकॉज ऑफ फाइंडिंग ऑफ द इरानियन सील फ्रॉम देयर, यहाँ पे इरानियन सील मिली हुई है, ठीक है। और लोथल में आपको एक वो भी डॉकयार्ड भी मिलेगा, ठीक है, जैसे नीचे लिखा हुआ है, लोथल डेवलप्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट एंड द सेंटर ऑफ द बीड इंडस्ट्री अंटिल 1900, 1900 तक, ठीक है, ये बीड इंडस्ट्री और एक इंपॉर्टेंट पोर्ट बनकर डेवलप हुआ था। लॉन्ग वार्प ऑफ कनेक्टेड डॉकयार्ड वाज अ मेन वेयर हाउस विच वॉज लोकेटेड ऑन द प्लिंथ ऑफ द 3.5 मीटर्स अबव द ग्राउंड, क्लियर है। तो वहां पे आपको एक बहुत अच्छा क्या मिलेगा, वेयर हाउस। वेयर हाउस जो था उसको एक अच्छा चबूतरा बेस बनाकर तैयार किया गया था, जिसपे अनाज को रखा जाता था ताकि खराब ना हो। तो इतने हाईली डेवलप्ड और हाईली थिंकिंग वाले लोग थे उस समय, क्लियर है। बिपिन चंद्रा फॉर द मॉडर्न, बिपिन चंद्रा फॉर द मॉडर्न, ठीक है, फॉर द एंशिएंट आर एस शर्मा एंड फॉर द मिडाइवल सतीश चंद्र। हियर इज द अनदर पॉइंट, सूरकोटदा, ठीक है, सूरकोटदा बाय द जे पी जोशी, ठीक है, दैट वाज जे पी जोशी इन 1972। कहाँ पे, ये भुज में है, कच्छ में, गुजरात में। और सूरकोटदा इंपॉर्टेंट फोर्टिफाइड हड़प्पन सेटलमेंट, ठीक है, हड़प्पा सेटलमेंट का, यस। तो मैंने कब कहा इसका कि इसको डेसिफर्ड कर लिया गया है, ठीक है। सूरकोटदा वाज एन इंपॉर्टेंट फोर्टिफाइड हड़प्पन सेटलमेंट, क्लियर है। दिस साइट इज इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली बिकॉज इट प्रोवाइडेड द रिमेन्स ऑफ द हॉर्स बोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट,
हॉर्स बोन का रिमेन्स कहां पे मिला हुआ है? सुरकोटडा में। बट इट्स आइडेंटिटी इज डाउटफुल, लेकिन इसकी आइडेंटिटी अभी भी क्या है? डाउटफुल, क्योंकि हमारा मानना यह है कि हॉर्स आयरन के साथ इंडिया में आए थे। क्लियर है? हॉर्स आयरन के साथ में इंडिया में आए थे। क्लियर? यस। A cemetery with 4 pot burials with some human bones has also been found. ठीक है, तो याद रखेंगे 4 पॉट बरियल्स होते थे यहाँ पे, और एक सिमेट्री पाई गई है, ऐसे लोग को दफनाया हुआ मिला है एक्सकवेशन में। अ ग्रेव हैज बीन फाउंड इन एसोसिएशन विद द बिग रॉक, अ रेयर फाइंडिंग ऑफ द हड़प्पन कल्चर। ठीक है, तो याद रखेंगे जो ग्रेव है उसको ढका गया था बड़ी चट्टानों से, ये बाकी जगह नहीं पाया गया, लेकिन सुरकोटदा में पाया गया है। नेक्स्ट, चानूरड़ो। ठीक है, स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग द एविडेंस अबाउट द डिफरेंस ऑफ हड़प्पन फैक्ट्रीज। ठीक है, चानूरड़ो वाज वेरी फेमस फॉर द हड़प्पन फैक्ट्रीज। दिस फैक्ट्रीज प्रोड्यूस सील्स, टॉयज और बोन इंप्लीमेंट्स। याद रखेंगे टॉयज सबसे ज्यादा मिले चानूरड़ो में, इसलिए बोला जाता है वहां पे टॉयज बनाने की फैक्ट्री थी। ठीक है, नेक्स्ट, इट वॉज ओनली हड़प्पन सिटी विदाउट सिटेडल। वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली हड़प्पन सिटी विदाउट सिटेडल, यहां पे सिटेडल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सम रिमार्केबल फाइंडिंग्स एट चानूरड़ो इंक्लूड ब्रॉन्ज फिगर्स, ठीक है, ऑफ बुलक कार्ट एंड ए काज, अ स्मॉल इंक पॉट, फुटप्रिंट ऑफ एन एलिफेंट एंड डॉग चेजिंग कैट। ठीक है, नो मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट नाउ डेसिफर्ड। ठीक है, डेसिफर्ड बिल्कुल नहीं, आपको फिर डेसिफर्ड हो गई है, मेसोपोटामियन डेसिफर्ड हो गई है, बट अभी तक इंडस वैली डेसिफर्ड नहीं है। क्लियर है? चलो लास्ट वन देख लेते हैं, लास्ट स्लाइड है, देख लेते हैं। सुटका गेंडोर। सुटका गेंडोर वाज लोकेटेड अराउंड 555 किलोमीटर फ्रॉम द अरेबियन सी ऑफ बैंक ऑफ रिवर दस्क। ठीक है, नियर ईरान बॉर्डर। इट वॉज इंपोर्टेड फॉर द कोस्टल टाउन along with the Lothal and Balkot in Pakistan, and it is considered the western border of the Indus Valley civilization. क्लियर है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का वेस्टर्न बॉर्डर है ये। यस, सेल मेकिंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो फाउंड, बीड मेकिंग ऑल्सो फाउंड, मतलब कहने का मतलब इंडस्ट्री सब चानूरड़ो में थी। इट वॉज ओरिजिनली अ पोर्ट एंड लेटर कट ऑफ फ्रॉम द सी ड्यू टू कोस्टल अपलिफ्टमेंट। ठीक है, ये ओरिजिनली क्या था? एक पोर्ट था, लेकिन कोस्टल अपलिफ्टमेंट के कारण, ठीक है, ये सी से कट आउट हो गया। क्लियर है? और बाद में एक शहर के रूप में बस गया। ओके, यस प्रसाद, यू आर राइट। ठीक है, यस। नेक्स्ट, द कंक्लूजन हैज बीन ड्रॉन अप दैट सुटका गेंडोर हैड ट्रेड रिलेशनशिप विद बेबीलोन। ठीक है, तो सुटका गेंडोर का ट्रेड रिलेशनशिप बेबीलोन्स के साथ में, ये भी हमें सोर्स में पता चला है। नेक्स्ट, राखीगढ़ी, द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडिया। राखीगढ़ी कहाँ पे? हिसार, हरियाणा में है। ठीक है, अभी ये लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, कहाँ पे? इंडिया में। द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एट राखीगढ़ी रिवील्ड ऑल द डेफिनेट फीचर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन सच एज पॉटर क्लीन एंड इलेबरेट ड्रेनेज सिस्टम एंड ग्रेनरी रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस टेराकोटा फिगर्स वर फाउंड। ठीक है, हड़प्पा के साथ में ज्यादा नहीं देखा गया, बेबीलोन के साथ में ज्यादा देखा गया है। ठीक है, अब द मेजर थिंग कि इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसे करेगी। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द डिक्लाइनेशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? दैट इज द मेजर पार्ट दैट वी हैव टू कवर, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आखिर डिक्लाइन कैसे कर गई। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? देखो, आईबीसी डिक्लाइंड अराउंड 1800, यहां से डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी, बट द एक्चुअल रीजन बिहाइंड द डिसमाइज स्टिल डिबेटेड। मतलब अभी भी कंट्रोवर्सी में। मुगल्स अभी कवर हो गया है बेटा, कवर कर दिया बिगनर टू मास्टर चैनल पे। वन थ्योरी क्लेम्स दैट इंडो यूरोपियन ट्राइब आर्यन इन्वेडेड एंड कॉन्कर्ड द आईबीसी। ठीक है, एक जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो ये है कि मतलब एक्सेप्टेड नहीं है, एक थ्योरी ये है कि इंडो यूरोपियन ट्राइब जो आर्यंस थे उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन पे अटैक किया, और उस अटैक में इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या हो गई? डिक्लाइन हो गई। कुछ लोग ये बोलते हैं, इन्वेजन बोलते हैं। ठीक है, बट आप लोग बोलेंगे मोस्ट एक्सेप्टेड, आपको क्या लगता है? ये मॉर्टिमम व्हीलर जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है, इन्होंने बोला था आर्यन इन्वेजन। ठीक है, मैं बताऊं, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी इज क्लाइमेट चेंज। जो रीबर्थ है ना नदी,
आज मोहनजोदाड़ो से उसकी रिवर 70 किलोमीटर दूर है। तो रिवर का कोर्स चेंज हो गया। हड़प्पा वालों ने इतनी खेती की कि जो लैंड एरिया उसका बोला जाता है कि कह सकते हैं फर्टिलिटी डिक्लाइन कर गया। फर्टिलिटी की डिक्लाइन होने के रीजन से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा मतलब प्रोडक्शन कम हो गया। ये बहुत बड़ा मेजर रीजन था। ठीक है, यस। नेक्स्ट देखेंगे, इन द लेटर कल्चर वेरियस एलिमेंट्स ऑफ आईबीसी आर फाउंड एंड सजेस्टेड दैट सिविलाइजेशन नॉट डिसअपियर सडनली ड्यू टू एन इन्वेजन। क्लियर है। एंड अदर हैंड मेनी स्कॉलर्स बिलीव नेचुरल फैक्टर आर बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द आईबीसी। द नेचुरल फैक्टर कुड जियोलॉजिकल एंड क्लाइमेटिक. It is believed that Indus Valley region experienced several tectonic disturbances which caused earthquake, which also changed the course of the river and dried them up. जैसे आज घग्गर हाकड़ा रिवर है वो सूख गई है। ठीक है, घग्गर हाकड़ा रिवर आजकल सूख गई है, रिवर कोर्स का चेंज हो गया, फर्टिलिटी डिक्लाइन कर गई। तो हम कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज वॉज द मेजर रीजन बिहाइंड द डिक्लाइनेशन ऑफ द सिविलाइजेशन। क्लियर है। Another natural reason might be change patterns of the rainfall, or there could be also dramatic shift of the river course, which might have brought floods and food producing areas. M.R. साहनी ने जो बोला है, मिस्टर साहनी ने, ये मैक्सिमम एक्सेप्टेड थ्योरी है। क्लियर है, इस चीज को याद रखेंगे। क्लियर है, चलो। तो देन नाउ बी कवर्ड। ओके, चलिए देखिए, अब हम आ जाते हैं वैदिक पे। ठीक है, तो अब वैदिक को डिफाइन करना है, वैदिक को समझना है। तो बिफोर डिस्कशन अबाउट द वेदास, ठीक है, मैं आपको सबसे पहले मैं आपको ये यहाँ पे समझाता हूँ और फिर यहाँ पे चलेंगे, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो। तो अब वैदिक एज पे हम लोग चले आए। ठीक है, तो वैदिक एज हम लोग को कंप्लीट करना है। पीपल्स जो थे, देखो आर्य पीपल्स जो थे, उनके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई? जो पीपल्स थे, जब क्लाइमेट चेंज हो गया तो उनके लिए एग्रीकल्चर बंद हो गया, उनका प्रोडक्शन सिस्टम हो गया खत्म। तो कुछ लोग माइग्रेट करते करते इधर उधर भागकर सेटल भी हुए। तो बाद में आर्यंस आए तो साउथ में भाग आए, जिसे आप द्रविडियंस बोलते हो। ठीक है, दस्यु बोलते हो। अभी मैं बताने जा रहा हूं, अभी इनको लेकर यहां पे कंप्लीट कर दूंगा मैं। ठीक है, बिल्कुल बेटा, शशि थरूर ही बना दो मुझे तो तुम लोग। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे ध्यान दो। एनालिसिस हम लोग करने जा रहे हैं वैदिक एज में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, समझ लो, जो वैदिक एज है, ठीक है, एक सेकेंड, मोस्टली ये दो पार्ट में याद रखेंगे। फर्स्ट हम बोलते हैं ऋग्वैदिक एज, ठीक है। सेकेंड हम बोलते हैं पोस्ट वैदिक एज, ठीक है। ऋग्वैदिक एज को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, ऋग्वैदिक एज का टाइम पीरियड क्या है? 1500 टू 1000 बीसी, बिफोर क्राइस्ट। और पोस्ट वैदिक का एज है 1000 टू 600 बीसी, ठीक है, याद रखेंगे। अब क्या हुआ, ऋग्वैदिक एज क्यों बोलते? बिकॉज इस एज में ऋग्वेद का कंपाइलेशन हुआ था। ऋग्वेद कंपाइल्ड ड्यूरिंग दिस एज। क्लियर है। और यहां पे कंपाइलेशन किसका हुआ था? पोस्ट वेदास मतलब सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, ठीक है, इनका यहां पे कंपाइलेशन हुआ। बट ऋग्वेदा से और जो पोस्ट वेदा है उसके बीच में 1000 बीसी में एक मेजर इंसिडेंट हुआ था। क्या? आयरन को डिस्कवर कर लिया गया था, डिस्कवरी ऑफ आयरन। और आयरन की डिस्कवरी की वजह से समझेंगे,
आयरन की डिस्कवरी की वजह से एक तो प्लो बनाए गए, ठीक है, और जिससे एग्रीकल्चर अच्छे से हुआ, और दूसरा एक्स बनाए गए जिससे पेड़ों को काटा गया, ठीक है। तो सबसे पहले जो आर्यंस थे, ठीक है, आर्यंस माइग्रेटेड इनटू इंडिया, ठीक है, एंड सिचुएटेड हिमसेल्फ इन द सप्त सिंधु रीजन। कहां पे अपने आप को सिचुएट करते थे? सप्त सिंधु में। और सप्त सिंधु से द पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग टुवर्ड्स विच रीजन? गंगा यमुना रीजन। तो गंगा यमुना में आने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? एक फॉरेस्ट को कट करना पड़ेगा, और इतने मतलब फॉरेस्ट की डेंसिटी इतनी ज्यादा थी, उसको कट करने के लिए उनको आयरन की नीड पड़ेगी। तो इसीलिए जब 1000 बीसी में आयरन डिस्कवर हुआ, उसके बाद इन्होंने उससे एक्स बनाया, उस एक्स से इन्होंने जंगल को काटा, और जो हार्ड सरफेस था उस एक्स उस आयरन से प्लो बनाया गया, उस प्लो से उसको इरिगेट किया गया, सॉरी मतलब वहां पे एग्रीकल्चर किया गया, ठीक है, कल्टीवेशन किया गया। तो दीज आर द सम मेजर फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सोर्स। पहले हम लोग सोर्स कंप्लीट कर लेंगे और सोर्स के बाद चलेंगे बाकी आगे। तो सोर्स क्या था जरा ध्यान देंगे, ठीक है। आज हम लोग वैदिक कवर करेंगे टोटल, आज बस वैदिक कवर करेंगे। कल हम लोग मौर्य के बाद में बाकी गुप्ता तक कवर करेंगे, हर्षवर्धन तक, और फिर परसों हम लोग कर लेंगे पूरा साउथ कर लेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। यस, देखो बहुत ध्यान से सुनो। जो वैदिक लिटरेचर है समझना, वो दो टाइप के हैं, एक श्रुति है, एक स्मृति है। श्रुति मतलब जो चीजें सुन सुनकर आगे बढ़ाई गई, और स्मृति मतलब जो गुरु ने अपने डिसाइपल को बोला और डिसाइपल ने मेमोराइज किया और फिर आगे बढ़ाया, उसे हम क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। तो श्रुति स्मृति टू टाइप्स ऑफ द लिटरेचर दैट वाज फाउंड ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है। तो श्रुति और स्मृति दो टाइप की लिटरेचर, इसको याद रखेंगे। Here is the one श्रुति and the second स्मृति। The word, ठीक है, समझो। अब यही मैंने आपको बता दिया श्रुति कहां से आया हुआ है। श्रुति लिटरेचर मतलब टू हियर, जो सुन सुनकर आगे आई। तो उसमें कौन कौन से? वेदाज है, ब्राह्मण से, अरण्यक, उपनिषद है। अब सबसे बड़ा डाउट क्या आएगा आपके सामने कि आखिर ये वेदाज क्या है, फिर ब्राह्मण्स क्या है, फिर अरण्यक क्या है, और फिर उपनिषद क्या है? तो ठीक है, याद रखेंगे। अब यहां पे ध्यान देंगे, देखो बेटा, यहाँ पे खैबर एबर पास हो ऐसा कोई पास नहीं है, ठीक है। ये अलग अलग रेस के लोग थे, 4 डिफरेंट रेसेस में इंडिया में आके सेटल हुए थे। तो देयर इज नथिंग अबाउट द पासेज वगैरह, ओके, यस, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, पहले अच्छे से इन चीज को कंप्लीट कर लेने दो, फिर चलते डिस्कस करने। एक सेकेंड, चलिए देखो, सबसे पहले वेदा आया। अब जो वेदा था, वेदा का जो एक्सप्लेनेशन किया गया, उस एक्सप्लेनेशन को हम ब्राह्मण बोलते हैं। एक्चुअल में क्या था? वेदा संस्कृत के श्लोक होते थे, जो हर किसी पर्सन के लिए समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था। तो लोगों ने वेदास को क्या किया? एक्सप्लेन किया। और जब वेदास को एक्सप्लेन किया गया, क्या सभी को बफरिंग हो रहा है क्या? एक बार रिफ्रेश करेंगे मोबाइल, अगर बफर हो रहा है तो मुझे बताएंगे, बाकी लोग बताएंगे क्या सभी को बफरिंग हो रहा है? फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूं। सभी को क्या बफरिंग हो रही है क्या? एक बार बताएंगे। ओके ओके, लेट वंस चेक मी। ओके,
अभी बताएंगे एक बार, अभी एक बार बताएंगे, एक बार मैं कर लिया हूँ, फिर अब बताएंगे अगर प्रॉब्लम होगी तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी बफर कर रहा है क्या आप लोगों को? ओके चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले बेटा वेदा आया, वेदा का जो एक्सप्लेनेशन हुआ उसे हमने ब्राह्मण बोला, क्योंकि वेद के जो श्लोक थे संस्कृत में थे, उसको लोगों से अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती थी, तो लोगों ने वेदास को एक्सप्लेन किया, उससे ब्राह्मण टेक्स्ट डेवलप किया। मतलब हम बोल सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ वैदिक श्लोक्स इन द प्रोज मैनर इज कॉल्ड ब्राह्मण। क्लियर है? इट इज कॉल्ड ब्राह्मण। एक सेकेंड, माइट बी प्रॉब्लम देयर। ओके ओके ओके, लेट्स सी, अभी कोई प्रॉब्लम ना हो तो। ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे। नहीं बेटा, अनलिमिटेड डाटा, एमबीपीएस खत्म ही नहीं हो सकता। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे, ध्यान दो, फिर वहाँ पे चलते हैं। देखो टाइप्स ऑफ वैदिक लिटरेचर, दो सॉरी वेदास, वेदास का एक्सप्लेनेशन क्या था? ब्राह्मण था। और ब्राह्मण के बाद में ब्राह्मण्स का भी जो एक्सप्लेनेशन निकला, ठीक है, उसे हमने बोला आरण्यक। ठीक है, क्या बोला हमने? आरण्यक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरण्यक एंड व्हाट इज द परफेक्ट मीनिंग ऑफ आरण्यक? तो एक्चुअली आरण्यक का मीनिंग क्या होता था कि जो ब्राह्मण जो थे उनका जो एक्सप्लेनेशन किया गया, फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन, उसे हमने आरण्यक बोला। ठीक है, तो आरण्यक मतलब रिटेन इन फॉरेस्ट, गेटिंग द पॉइंट, रिटेन इन फॉरेस्ट, इट इज द मीनिंग ऑफ द आरण्यक। और आरण्यक के बाद में द नेक्स्ट वन, इनका जो एक फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन जो डिसाइपल और जो स्टूडेंट के बीच में हुआ, ठीक है, ये हमने बोला क्या, इसको इनको हमने अगर डिक्टेट किया तो फिर क्या डिक्टेट होके आया हमारे सामने, जिसे हम कहते हैं उपनिषद। ठीक है, देन उपनिषद। नेक्स्ट, अभी भी प्रॉब्लम हो रही होगी तो मुझे प्लीज इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट देखो,
Still having a problem? Okay, I am going to continue. Let's see after some time क्या हो जाता है. ठीक है. Here is the Rig Veda. ठीक है. It is the earliest form of Vedas. ये सबसे अर्लीस्ट फॉर्म है वेदाज के ऋग वेदा. फिर साम वेदा है, अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ द सिंगिंग. ठीक है, ये सिंगिंग का अर्लीस्ट रेफरेंस है. देन यजुर्वेदा है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ प्रेयर्स. ठीक है, इसे हम बुक ऑफ प्रेयर्स भी बोलते हैं. देन अथर्ववेदा है. दिस इज कॉल्ड द बुक ऑफ द मैजिक एंड द चार्म्स. अब मुझे एक बार इसको एक्सप्लेन कर लेने दो आपके सामने, आपको डिक्टेट करने के लिए. ठीक है, ओके. ओके, तो सी हियर, देखो समझो, जो वैदिक जो हाइम्स थे उनको ट्यून किया गया किसमें? ट्यून किया गया सामवेदा में. और देन जो सामवेदा की जो चीजें हैं, ठीक है, उनको बुक ऑफ प्रेयर्स में कंटिन्यू किया गया यहाँ पे. क्लियर है? मतलब रिचुअल्स को कहाँ पे परफॉर्म किया गया है, या रिचुअल्स को कहाँ पे बताया गया है. दिस इज यजुर्वेदा. गेटिंग द पॉइंट. और सामवेदा जहाँ पे अर्लीस्ट डिफरेंस ऑफ द सिंगिंग मिली हुई है. दीज टू आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड द नेक्स्ट ऑन अथर्ववेदा, द बुक ऑफ मैजिक एंड चार्म्स. ठीक है, मतलब जहां पर मैजिक की बात की गई है और चार्म्स की बात की गई है, कहने का मतलब काला जादू टाइप्स. ठीक है, इनकी जो बात की गई है वो अथर्ववेदा में की गई है. यू गेटिंग द पॉइंट. नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ ऋग्वेदा. इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वेदा एंड ओल्डेस्ट नोन वैदिक संस्कृत टेक्स्ट. 1800 to 1100 BC में इसको लिखा गया है. ठीक है, क्लियर है? ओके. नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ वर्ड ऋग्वेदा इज प्रेज नॉलेज. ठीक है, और 10,1600 वर्सेज है इसमें. आउट ऑफ द 10 बुक्स और मंडल्स. ठीक है, इसकी 10 बुक्स हैं, मतलब जिसको हम मंडल्स भी बोलते हैं. 10 बुक्स, या फिर हम इसको मंडल्स भी बोलते हैं. मंडल्स के अलावा हम इसको चैप्टर्स भी बोलते हैं. क्लियर है? दीज आर सम पॉइंट जो हमें मालूम होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट देखेंगे. और ये जो ऋग्वेद के 10 चैप्टर हैं, इसमें सबसे बाद में ऐड किए गए हैं 1 and 10, जिसमें 10 सबसे बाद में ऐड किया गया है. बोला जाता है कि 1 and 10 चैप्टर ऑफ ऋग्वेदा एडेड इन द लेटर वैदिक पीरियड. क्लियर है? कब इसको ऐड किया गया? लेटर वैदिक पीरियड में. ठीक है, और नेक्स्ट, ऋग्वेदिक बुक्स 2 to 9 डील विद द कॉस्मोलॉजी एंड डेटीज. 2 to 9 कॉस्मोलॉजी और डेटी पे डिपेंड है. क्लियर है? कॉस्मोलॉजी और डेटीज पे डिपेंड है. और ऋग्वेदिक बुक याद रखेंगे 1 to 10 डिटेल विद द फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस. ऑल्सो टॉक्स अबाउट द वेरियस वर्च्यूज इंक्लूडिंग चैरिटी इन द सोसाइटी. इन सब के बारे में डिस्कशन करते हैं. क्लियर है? और ऋग्वेदिक बुक 2 to 7 आर द ओल्डेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, ऑल्सो कॉल्ड फैमिली बुक्स. ठीक है, तो 2 से 7 जो बुक है इनको सबसे ओल्डेस्ट माना गया, सबसे शॉर्टेस्ट माना गया है, और इन्हें हम फैमिली बुक्स भी बोलते हैं. ऋग्वेदिक बुक्स 1 to 10 आर द यंगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट. 1 से लेकर 10 तक की जो बुक है, ठीक है, ये सबसे यंगेस्ट और सबसे लॉन्ग है. और सबसे शॉर्ट में आप पाओगे 3 to 5 की. ठीक है, यहां पे देखेंगे 1021 hymns deal with the deities including Agni, Indra and are attributed in the dedicated to a sage rishi. The 9th Rigvedic book Mandal is solely dedicated to Soma. सोम को डेडिकेट किया गया 9th मंडल. ठीक है, ऋग्वेदिक टाइम पीरियड में. ओके, चलो फीचर रिसॉल्व हो रहा है तो थोड़ा सा अपनी लय में आने दो पढ़ाने के. फीचर्स ऑफ सामवेदा 1549 वर्सेज हैं. केवल 75 वर्सेस को छोड़ दो
तो सभी वर्सेस कहाँ से लिए गए? ऋग्वेदा से, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पे क्या बताया कि सामवेदा में ऋग्वेदा की चीज को ट्यून्ड किया गया है। मतलब ऋग्वेद के जो श्लोक हैं उनको गाने योग्य बनाया गया, मतलब उनको ट्यून करके म्यूजिक बना दिया गया है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। देयर आर 2 उपनिषद एम्बेडेड इन सामवेदा। सामवेद के 2 उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। द सामवेदा इज कंसिडर्ड एज द रूट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस, और इट इज कंसिडर्ड एज द स्टोर हाउस और द मेलोडियस चैंट्स। ठीक है, इन्हें स्टोर हाउस या मेलोडियस चैंट्स भी कंसीडर किया जाता है। अभी क्लियर है ना? आप सभी बता देंगे मुझे अभी क्लियर है कि नहीं। दो इट हैज लेसर वर्सेस देन द ऋग्वेदा, हाउएवर इट्स टेक्स्ट आर लार्जर। ओके, then we are going to discuss on the features of यजुर्वेदा। यजुर्वेदा आप याद रखेंगे हमेशा रिचुअल्स के बारे में टॉक करता है। किन के बारे में? रिचुअल्स के बारे में।